हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश, आप सभी का एक बार फिर से वेद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 9th वालों, आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और इसी तरीके से बढ़िया करते रहिए। अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। मैं डरा वरा नहीं रहा भाई, जो सच्चाई है देखो वो बता रहा हूँ कि समय बहुत कम है। इस समय का बहुत सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना। अच्छे, जब भी कोई टाइम मिले तो भैया उस समय अपना पढ़ते रहो बस। और कुछ नहीं कि कहीं गेम वेम खेल लो, फ्री फायर खेल लो, पबजी वबजी खेलने में लगे हो या कुछ और जो चीज़ तुम करते हो। तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है बेटा, पढ़ लो अभी। समझ आई बात? ठीक है। आज जो गेस्ट पेपर होगा आपका भाई, वो है गेस्ट पेपर नंबर 27। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन, यानी कि जो आपका मैथ्स है उसको कंप्लीट करेंगे। देन आपके अदर सब्जेक्टिव जो है वो भी चलते रहेंगे। ठीक है। चलिए, ओके, तो चलते हैं पहले अपने मैथ्स के सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि वेदा एकेडमी की तरफ से क्या, वेदा एकेडमी की तरफ से अब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि भैया 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप लोगों की जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ये फ्री के हैं। ये क्या है भैया? फ्री के हैं। इनका कोई पैसा वैसा नहीं है। देखो सीधी सी बात है, फ्री की चीज है। फ्री की चीज का फायदा उठाओ, बढ़िया तरीके से फायदा उठाओ, जितना कर सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो। आप लोगों के फायदे की चीज है, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब बात आई कि भैया किस समय देना है और कैसे देना है। सुनिए, देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने स्कैनर दिख रहा है, ठीक है। इसको, ये क्यूआर कोड है, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो हमारी जो वेदा की एप्लीकेशन है आप उस पर पहुंचेंगे। उस पर पहुंचने के बाद उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना साइन इन करिए, लॉग इन करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये साइन इन जो भी होता है वो करिएगा। अपना नाम वाम लिखिएगा, ठीक है। अपने जो भी डिटेल मांगी जाए आपसे कि आपका नंबर, आप कौन से स्कूल में है या कितने साल के हैं, कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भरिए। भरने के बाद फिर एप्लीकेशन को खोलना और देखना एक ऐसा जो है भैया अपने फोन में चेक करना है, ऐसे हरे कलर का लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। क्या लिखा होगा? हरे कलर में लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और उसके नीचे काला सा बटन होगा ऐसा, उस पर क्लिक करना, एनरोल नाउ। क्या कर दोगे? एनरोल नाउ पर क्लिक कर दोगे तो आप उस ये जो फ्री की क्या नाम है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें क्या हो जाओगे? एनरोल हो जाओगे। एनरोल हो गए। अब बात आएगा भैया क्या करें इसके बाद, ये तो बताओ भाई। फिर 3 बजे तक का इंतजार करना है। देखिए यहाँ लिखा है डेली एट 3 PM। 3 बजे तक का इंतजार करना है आपको। जैसे ही 3 बजेंगे आप लोगों का जो है पेपर जो है ये चालू हो जाएगा। आप लोगों को 3 बजे से लेकर जितना भी जो आपका टाइम होता है एग्जाम में अलॉटेड होता है उतना ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो 3 बजे से लेकर अलॉटेड टाइम तक आप लोगों को ये पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। बढ़िया से करिएगा। एआई वेआई जो भी आप लोग दिमागबाजी चलाते हैं उनका यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? अगर आप वहाँ यहाँ तो यूज कर लोगे, देखो यहाँ यूज कर लोगे, लेकिन पेपर में कैसे करोगे? पेपर में तो दिमाग दौड़ाने पड़ेंगे। और जब तक इस दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। जब पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक ऐसा लीडर बोर्ड आएगा। क्या आएगा? लीडर बोर्ड। अभी क्या है लीडर बोर्ड? क्या बताता है लीडर बोर्ड? बताता है कि भैया जिसके सबसे अच्छे नंबर आए होंगे ना उसकी रैंक 1 आएगी। उससे थोड़े कम जिसके नंबर आएंगे उसकी रैंक 2 आई होगी। और उससे थोड़े कम जिसके आएंगे उसकी क्या आएगी? रैंक 3। और जो बिल्कुल ही आखिरी में बैठा होगा उसकी रैंक क्या होगी? आखिरी में आएगी। तो इस रैंक से आपको पता चलेगा कि हमारे पूरे इंडिया में जो भी बच्चे क्लास 9वीं की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की, किसकी? क्लास 9वीं की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा मैं कहां पर स्टैंड करता हूं इन बच्चों में। ठीक है। और जब आप इसको इंप्रूव करोगे और बेहतर करोगे, ठीक है, आप डेली अपना स्कोर चेक करिए। देखिए ये चीज जो है इसको दिल पर नहीं लगाना। आज मान लीजिए आपके नंबर कम आए तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा कमाएंगे। आप उसको कल इंप्रूव करिए, अगले दिन दोबारा इंप्रूव करिए। इंप्रूवमेंट से ही तो आप आगे बढ़ोगे। अब जो इंप्रूव ही नहीं करना चाहेगा वो सोचेगा, रोएगा, भैया मेरे तो नंबर ही नहीं आ पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो बेटा इनमें अपनी गलतियां छांटो, गलतियों को ढूंढो कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्या देखो? गलतियां देखो और गलतियों से सीखो कि मेरे को ये गलती सही करनी है। मान लो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है तो उसको सही करो। एसआई का फॉर्मूला याद नहीं है, एसआई का फॉर्मूला तुम लिख रहे हो प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, तो ये बेटा कॉन्सेप्चुअल एरर है। इनको इंप्रूव करिए, इनको बेहतर करिए और आप जो है पक्की बात है जेईई में सिलेक्शन ले लेंगे, इस बात पर विश्वास रखिएगा। ठीक है। चलिए, ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने ये रहा। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 फॉर 2 ईयर इज रुपीज 200। कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भैया जो सीआई है, जो सीआई है क्या भैया, जो सीआई है और जो एसआई है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है भैया, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना भैया? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्वेश्चन ने कितना दिया? 200 दिया है।
तो क्या दिया है 200, ये इनका डिफरेंस है सीआई और एसआई का 2 साल के लिए। किस रेट पर भैया, किस क्या पैसा है 20,000 रुपया पर 2 साल के लिए ये है। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया भी कई बार, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भैया, पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंस ईयर का कितना 200, आप इसकी जगह पूरा क्या रख देंगे 200 बराबर प्रिंसिपल कितना है भैया 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, रेट आपको निकालना इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया बेटा 100 गुणा 100। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कट गया। अब 2 से 100 को काट दो, यहाँ क्या बचा आपके पास केवल 200 बराबर 2 गुणा आर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2 नीचे डिवाइड में हो गया बराबर आर का स्क्वायर, ये हो गया भैया 100, 100 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, यानी कि जब आप आर निकालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 100, यानी कि भैया आर की वैल्यू क्या आ गई 10%। कितनी आ गई भाई 10%। बोलिए क्लियर इतनी बातें, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%, और एक ही ऑप्शन है बी वाला, यानी कि ये क्या है सही है। ठीक है, चले आगे चले, आइए आइए, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है रूट के अंदर रूट है और चीजें जुड़ रही हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले ये वैल्यू पकड़िए, राइट साइड से सॉल्व करेंगे हमेशा, लेफ्ट से कोई नहीं, राइट से। क्या है भैया रूट 16, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये हो गया भैया 4, यानी अंदर क्या हो गया अब आपके पास 32 प्लस का 4, बताइए कितना होगा, आप कहेंगे भैया रूट 36, यानी इसकी वैल्यू होगी 6। यानी भैया जब आपने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया तो यहाँ क्या आ गया 6। अब क्या आ गया आपके पास 163 प्लस का 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 169, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13, यानी कि भैया 13 क्या है आंसर है। यानी जब आपने इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया जी 13 आ गया। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए भाई क्लियर है। ठीक, आइए अगला देखिए क्या कह रहा है, रोहन वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया इज दिस। कह रहा है एक रोहन जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड खरीदना चाहता है, कह रहा है जिसका एरिया ये है, वन ऑफ इट्स साइड इज पी प्लस क्यू यूनिट। अब देखिए कह रहा है उसकी एक साइड पी प्लस क्यू यूनिट है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड द फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब समझिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है भैया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है, आपको पता है। कह रहा है भैया इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया भैया वो ये दे रखा है कितना 24 24 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर प्लस 32 32 पी क्यू प्लस 8 क्यू स्क्वायर, ये इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। कह रहा वन ऑफ इट साइड, कह रहा अब इसकी जो एक साइड है ना, अब कोई भी मान लो, आप लेंथ मान लो ब्रेड्थ मान लो, कह रहा एक साइड पी प्लस क्यू है, चलो मैंने इसको मान लिया कि लंबाई जो है वो क्या पी प्लस क्यू है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड। कह रहा अब इस फील्ड पर जो है फेंसिंग करनी है, फेंसिंग यानी कि इस पर जाल लगाना है। जाल कैसे लगाओगे, यहाँ से लगाओगे ऐसे, ऐसे फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे। तो भैया जब जाल लगाना है, मुझे लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता, यानी मुझे पहले ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अब कैसे, सुनिए आपको पता है भैया एरिया क्या होता है, एरिया का जो होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। एरिया उसने कितना दिया भैया 24 24 पी का स्क्वायर, 24 पी का स्क्वायर प्लस 32 32 पी क्यू प्लस कितना भैया 8 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू लंबाई, लंबाई आपको कितनी दी भैया पी प्लस क्यू, इसको क्या लिखेंगे आप पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ये क्या है ब्रेड्थ है। अब बढ़िया से देखिए इसमें कॉमन क्या है, पहले ये देखो 8 निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल, ये कितना हो गया बेटा 8 तिया 24 यानी 3 पी का स्क्वायर, और ये कितना हो गया भैया 8 चौक 32 8 चौक 32, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भैया क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बी। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है पिछले साल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, समझिए कैसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब आपको बी निकालनी है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ डिवाइड में आएगा सब, आप कहोगे बिल्कुल, तो यानी ये क्या हो जाएगा 8 3 पी का स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आपकी क्या आएगी ब्रेड्थ आएगी। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हुआ, आप कहेंगे इतनी बड़ी ब्रेड्थ आ रही है तो बहुत सारी होगी भैया, बेटा इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इधर आओ आप देखो, ये आपके पास क्या आया 8। अब देखिए एक बात देखिए, आपके पास क्या है एक क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है भैया 3 पी का स्क्वायर, एक मिनट सही से लिखता हूँ, रुको गड़बड़ हो गई। देखिए क्या है 3 पी का स्क्वायर 3 पी का स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करी होंगी ऐसे, जब फैक्टराइजेशन करते हैं कैसे सॉल्व होती है ये? आप देखिए यहाँ पर क्या है भैया कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 3 और 1 की मल्टीप्लाई कराइए, बताइए 3 और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3। अब बेटा ये जो है अब आपको इसको टर्म का तोड़ना है, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहा जाता है। अब इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, इस दोनों के रूप में आप कहोगे भैया 3 पी क्यू और प्लस इसको क्या लिख सकते हो पी क्यू, तो यानी ये टूट के क्या बन जाएगा भैया 3 पी का स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू प्लस 3 पी क्यू प्लस भैया पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना भैया पी प्लस क्यू इक्वल्स टू बी।
ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बताइए, 3p स्क्वायर 3p क्यू में कॉमन क्या आएगा? आप कहेंगे 3p कॉमन निकालो, मैंने कहा ठीक है भाई, ये हो गया p प्लस क्यू। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? आप कहेंगे भैया क्यू निकाल लो, क्यू निकाल लो, तो ये क्या हो गया बेटा p प्लस क्यू, और नीचे क्या है p प्लस क्यू, ठीक है। आइए आप क्या कहेंगे भैया 8 8, बड़े ध्यान से देखिए, अब देखिए p प्लस क्यू फिर से कॉमन है, आप कहेंगे इसको निकाल लो, p प्लस क्यू हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 3p प्लस क्यू बचा, क्या बचा 3p प्लस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, अपॉन में p प्लस क्यू इक्वल टू b। अब देखिए p प्लस क्यू इधर भी है, p प्लस क्यू यहाँ पर भी है, दोनों कट गए, यानी आपके पास जो चौड़ाई आ गई, ब्रेड्थ आ गई, वो क्या आ गई भैया 8 ब्रैकेट में 3p प्लस क्यू, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई करिए एक बार आगे, 8 दिया 24p प्लस 8 गुणा क्यू कितना हो गया 8 क्यू, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, यानी ब्रेड्थ कितनी है भाई 24p प्लस का 8 क्यू। बोलिए ब्रेड्थ आ गई इतनी, बोलिए बताइए भाई ब्रेड्थ आ गई। आप कुछ नहीं करना, क्या आप बता नहीं सकते कितनी फेंसिंग हुई होगी इसके ऊपर, यानी अब इसका पेरीमीटर निकालना है। अब आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे भैया, जो फेंस होगी यानी कि वो क्या आएगा पेरीमीटर, वो क्या होता है 2l प्लस बी, ठीक है। 2l आपको दे रखी थी p प्लस क्यू, और जो b आई वो कितने है भैया 24p प्लस का 8q, ठीक है। देखिए पी वालों को जोड़ दो भैया, पी और 24p कितना हो गया 25p, क्यू को जोड़ो 8q और q कितना हो गया 9q, बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया भैया 50p और ये हो गया भैया 18q, ये उत्तर आ गया 50p प्लस 18q, यानी कि डी का सही उत्तर है। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें, बोलिए भैया क्लियर है तो नहीं बातें, बहुत जरूरी क्वेश्चन था, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए अगला चलते हैं, तो कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 12, यानी कि भैया न्यूमरेटर है वो एक फ्रैक्शन होगा, ऐसे ही होगा हमेशा, ही बताओ पहले। हम्म कह रहा है इसके जो न्यूमरेटर, देखिए उसने कंडीशन क्या दी, कोई एक फ्रैक्शन है मान लीजिए ऐसा है, कह रहा है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है 12 है। चलिए आइए चेक करें, पहले हमसे देखिए उसने पूछा क्या, ये भी जानना जरूरी है, कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन ही पूछा है, यही पूछा है। तो आप चेक करिए कहाँ कहाँ पर सम जो है 12 हो रहा है, देखिए 7 + 5 12, 9 और 3 12, 5 और 7 12, 1 और 11 12, यानी ये बात तो सही है, पहली कंडीशन हर एक में सेटिस्फाइड है। आगे कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है उसने कही, भैया अगर न्यूमरेटर में 3 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दें, सॉरी घटा दे, तो आंसर क्या आएगा 1। अब आपको हर एक में चेक करना है, देखिए पहले क्या है भैया, इसमें 7 + 3 करिए और नीचे 5 - 3 करिए, देखिए हो गया 8 और 5 में 3 गए 2, ये कितना आ रहा है 4, ये एक तो नहीं आ रहा, हटा दो। अगले में आओ, इसमें भैया 3 + 3 करो, नीचे भैया 9 - 3 करो, 3 और 3 6, 9 में 3 गए 6, ये कट कटा कर कितना आ गया 1, यानी ये बात यहाँ सेटिस्फाई है, तो बी क्या है खत्म कहानी। बोलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आइए अगला, आइए देखिए कह रहा था पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कह रहा है भैया जो पेरी है ना, जो पेरी है वो किसके बराबर है, एरिया के, किसके रेक्टेंगल के। आपको पता है पेरी क्या होता है 2l + b, एरिया क्या होता है l × b, बस इतनी बात क्वेश्चन ने कही, हमने लिख ली। आगे कह रहा है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4, कह रहा है विड्थ जो है 4 है, यानी विड्थ का मतलब क्या है, ब्रेड्थ क्या है भाई 4 है। सो कह रहा है बताइए लंबाई क्या है, बस b की वैल्यू रखो यहाँ पर, कितनी है भैया 4, l + 4 बराबर l × 4, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया l + 4 बराबर l × 2, ये हो गया l + 4 बराबर 2l और l उधर जाकर माइनस हो गया, तो कितना हो गया 2l - l, यानी 4 बराबर l, यानी कि भैया लेंथ कितनी है 4 है, सी क्या सही उत्तर है। बोलिए क्लियर है, बताइए भाई इतनी बात है क्लियर है, बोलिए चले आगे बढ़े, बताइए। ओके चला जाए आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे थे कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कह रहा बताइए सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए वही सेम कहानी भैया, 7 5 2 0 में से क्या माइनस करें ताकि क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले, क्या मिले परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग। आपको पता है कैसे करेंगे, यहाँ लिखोगे 7, यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 0, एक ऐसे लाइन खींचोगे, अब पीछे से पेड़ बनाओगे, राइट साइड से पेड़ बनाओगे, देखो 75 से नीचे किसका स्क्वायर होता है बोलो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 का होता है, तो आप क्या कहेंगे भैया अट्टू 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 64, माइनस करिए, 5 में 4 गए, 1 7 में 6 गए 1, अभी बचा हुआ पेन नीचे उतारिए, जैसे ही नीचे उतारा तो ये जो 8 ऊपर चढ़ा था ये भी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 8 और 8 16। अब देखिए 16 के आगे डैश लगाइए, यहाँ पर ये जो 16 है इसके आगे डैश लगाइए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, घटाने के लिए बोला है, तो आपको पता है इससे छोटी वैल्यू लेंगे, मैंने बताया कई बार। यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, जहाँ डैश लगाए वहां दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, जिसको रखने पर वैल्यू इससे छोटी है। अच्छा एक काम करिए 5 रखिए, देखिए 5 25, 5 × 30, 30 और 2 35, 5 × 5 × 8 कितनी आ गई 825, ये तो इससे बहुत छोटी आई, लेकिन इसके आसपास एक काम करिए 6 और रख कर देख लीजिए, आप कहेंगे 6 × 36, मैंने कहा ठीक है 6 × 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 9, कितनी आ गई 996। अब 7 और रख कर देखिए, आइए 7 और रख लीजिए, आप कहेंगे 7 7 जो 49, 7 6 जा 6 7 जा 42, 42 और 4 46, 7 एकम 7 4 11 1 169। देखो ये तो इससे बड़ी है तो ना ही ये ले सकते, केवल यही वैल्यू छोटी है, ये कम जब यहाँ 6 रखा तो यानी 166 × 6 कितना हो गया बेटा 996, 996। अब इनको माइनस करिए, बताइए 10 में 6 गए 4,
ठीक है भैया, यहाँ बचा 1, इधर कैरी आया, 11 में से 9 गए 2, 10 में से 9 गया 1, कितना है 124, यानी 124 वही संख्या है जो इसमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ताकि ये क्या बन जाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर बने। बोलिए, क्लियर इतनी बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कह रहा 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, क्या निकाला, एक कार्ड निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज अ डायमंड। कह रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड निकाला गया, ये जो कार्ड निकाला गया ये क्या हो, डायमंड हो। एक बात बताओ, टोटल कार्ड कितने, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, टोटल कार्ड कितने, 52, डायमंड कितने होते हैं बताओ, कितने डायमंड होते हैं भैया 52 कार्ड में, आप कहोगे 13, तो खत्म कहानी, 13/52। बोलो कितना हो गया, 13 कम 13, 13 चौक 52, यानी 1/4 क्या है, उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बोले ये कुछ था, कुछ भी नहीं था इनमें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं भैया, क्लास 9th की एंट्रेंस एग्जाम की जो भी बालक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरंभ बैच आ चुका है। क्या आ चुका है, आरंभ बैच आ चुका है। और इस आरंभ बैच की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 27 जनवरी 2026 होगी। तो आपके घर में जो भी कोई भी छोटा भाई हो, बहन हो, जो नवोदय की तैयारी कर रहा हो, अगर नहीं भी कर रहा तो उसको बोलिए कि भाई नवोदय विद्यालय बहुत बढ़िया विद्यालय होते हैं, देश के नंबर 1 विद्यालय होते हैं, सही बताऊं तो उनको बोलिए कि भैया इसकी तैयारी करिए और आगे जाइए। जीवन में बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सारे बेहतर और सारे एक्सपर्ट टीचर आप लोगों के सामने हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। और साथ में अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी है, क्वेरीज है, तो वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है ना। हमारी टीम आपको इन बैचेस में एनरोल करा देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया आपका और हमारा सफर तो बस यहीं तक है, क्योंकि हमने 9वीं की तैयारी कर लिया और हमारा जो आगे सिलेक्शन हो जाएगा तो हम तो रहेंगे। मेरे भाई एक बात बता दूं, जेएनवी के साथ भी हैं और जेएनवी के बाद भी हम आपके साथ हैं। कैसे, आप तो इस स्कूल में आ जाएंगे, प्यारे से स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन जब 9वीं में आ जाओगे तो आगे भैया 9वीं भी तो पढ़नी है, 10वीं पढ़नी है, और आज के समय में भैया बहुत कुछ जरूरी है। तो आप लोगों के लिए हमारा ये चैनल है वेदा क्लास 9 10th। क्या है भैया, वेदा क्लास 9 10th। इस चैनल पर आपको सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। क्या मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी। यहाँ लिखा भी है देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग इस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि भैया क्या क्या चीजें जो है कराई जा रही है। ठीक है, ओके चले आगे देखिए। कह रहा है एक सम है भैया, वो 2420 बन जाता है 2 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कह रहा है सम बताइए, यानी कि प्रिंसिपल, वो जो सम है यानी कि प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिए आपको अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या बताना है भैया, क्या बताना है, सम बताना है। आपको पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी होता है। अमाउंट कितना है भैया 2420 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है भैया 10 अपॉन में 100 टाइम कितना है भैया। ठीक है, ये हो गया 2420 बराबर प्रिंसिपल। जब इस एलसीएम लेकर जोड़ेंगे हो जाएगा 110/100 का होल स्क्वायर। ये 0 से 0 कट गया, 2420 बराबर प्रिंसिपल 11 का स्क्वायर 121 और नीचे कितना हो गया 100। देखिए 121 से कितनी बार कटेगा भाई, देखो 121 से 2 बार कट जाएगा, 121 एकम 121, 121 दूनी ये हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 20 बराबर P/100। प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 20 × 100 बराबर प्रिंसिपल, यानी कि भैया 2000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। खत्म कहानी। कहाँ है ऑप्शन, डी वाला है, डी वाला है। ठीक है भाई, बोलिए क्लियर इतनी बातें। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट, सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी इस तरीके से एक सिलेंडर है, एक तरीके से क्या है भैया, एक सिलेंडर है। कह रहा है भैया इसकी जो हाइट है 14 मीटर है, हाइट कितनी है मेरे भाई 14 मीटर है, एंड रेडियस क्या है 3.5 मीटर है। ये क्या है भैया, इसका रेडियस है 3.5 मीटर का। कह रहा है बताइए हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कह रहा है कि बताइए इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। कितना लीटर पानी का मतलब वो आपसे इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, πr²। πr², अब देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई कितना है 22/7 क्वेश्चन ने बोला है। रेडियस 3.5 है, क्या है भैया 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इनटू हाइट क्या है भैया 14 है, क्या है 14। देखिए बड़े ध्यान से बचिएगा, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो किस में आती है आपको पता है, क्यूबिक मीटर में आएगी, क्योंकि सारी यूनिट क्या है मीटर मीटर मीटर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से बचिएगा। देखिए इसको इससे काटेंगे तो हो गया बेटा 0.5 कट जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भैया, डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा 10, यानी ये हो जाएगा भैया 22 इंटू 5/10 गुणा, इसका भी डेसिमल हटा लीजिए, हो गया 35/10 इंटू 14। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया भाई। बोले क्लियर इतनी बात है। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया 11। तो क्या बचा 11 गुणा 35 गुणा 14 अपॉन में 10, ये क्या आएगा मीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा, मीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई करिए 11 गुणा 35, ये हो गया 350 और ये हो गया 35, 5 5 और 3 8, यानी 385 और 385 गुणा में क्या कर दीजिए 14, 4 पंजे 20, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो गया बेटा 15, 1 5 is 5, 1 8 is 8, 1 3 is 3, 0 5 9, 8 और 5 13 80, 3 1 4 1 5, कितना आ गया भैया 5390, 5390 अपॉन में 10 मीटर का क्यूब। देखिए ये कट गया भैया, केवल कितना बचा 539 मीटर क्यूब,
539 मीटर का क्यूब, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि बताइए कितना लीटर पानी होल्ड कर पाएगा। आपका जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन आपको पता है कि भैया मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं। 1 मीटर क्यूब में भैया 1000 लीटर होते हैं, तो भैया 53 कितना भैया 539 कितना 539 मीटर क्यूब में कितना हो जाएंगे। आप कहेंगे 539 इंटू में 1000 लीटर, यानी कि भैया 539 और आगे 000 लीटर ये आंसर होगा। अब देखिए ये रहा ऑप्शन 539 यही क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, बोलिए क्लियर तो नहीं बातें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है क्यूबॉइड बॉक्स है जिसका डायमेंशन ये है 14 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। कह रहा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विद ईच साइड 2 मीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, एक क्यूबॉइड बॉक्स है, बट ध्यान से समझिए, एक ऐसा डब्बा है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्या भैया क्यूबॉइड, पर ध्यान समझिए, ये बन गया भाई क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड बॉक्स है। कह रहा है जिसकी लंबाई 14 मीटर है, ये इसकी लंबाई है 14 मीटर, कितनी भैया 14 मीटर। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई, ये कितनी है भैया 12 मीटर। और क्या है भैया अगली क्या हाइट है, ये इसकी हाइट है 10 मीटर। समझ आई बात। कह रहा है कि बताइए इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा हमने क्यूब का, वो क्या है क्यूब है, मान लीजिए इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा छोटा सा डब्बा रख दिया गया। ठीक है, ये डब्बा क्या है क्यूब है। कह रहा है इसकी जो साइड है 2 मीटर है, कितनी साइड है भैया 2 मीटर। आपको पता है क्यूब की सारी साइड क्या होती है बराबर, आपको पता है क्यूब की सारी साइड क्या होती है बराबर। तो वो कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने डब्बे इसके अंदर आ जाएंगे, कितने डब्बे जो है छोटे छोटे से जिनकी साइड 2 मीटर है इसके अंदर आ जाएंगे। आपको पता है जब भी ऐसी कंडीशन है तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं, नंबर ऑफ आइटम जो भी कुछ भी रखा जाए, हमेशा वो कैसे निकलता है, जो बड़ी वाली फिगर है, बड़ी वाली फिगर है, यानी किसके अंदर आप रख रहे हैं, ये बताओ किसके अंदर रख रहे हो। आप इस क्यूबॉइड के अंदर रख रहे हो ना, किसके अंदर रख रहे हो, क्यूबॉइड के अंदर। और क्या रख रहे हो, क्यूब रख रहे हो। तो यानी किसके अंदर रख रहे हो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय किसको रख रहे हो उसका वॉल्यूम। ऐसे समझे मेरी, नहीं समझे मैं लिख देता हूं, देखो कैसे निकालोगे। किसके अंदर रख रहे हो, बस इस चीज को याद रख लो, किसके अंदर रख रहे हो, किसके अंदर रख रहे हो, रख रहे हो। अब बताइए किसके अंदर रख रहे हो, आप यहाँ कहोगे भैया क्यूबॉइड के अंदर, किसके अंदर रख रहे हो। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, किसको रख रहे हो, क्या आएगा किसको, किसको रख रहे हो, किसको रख रहे हो। बट ध्यान समझिए, और किसको रख रहे हो, आप कहोगे भैया क्यूब को रख रहे हो, है ना। क्यूबॉइड के अंदर किसको रखा जा रहा है, क्यूब को ही तो रख रहे हो। इनका वॉल्यूम निकाल कर डिवाइड कर दीजिए बस। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या आएंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ क्यूबॉइड का। आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 14 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 2 मीटर, तो आप क्या कहेंगे भैया 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। देखिए 2 से कट गया बेटा 7 बार, ये हो गया 2 से 6 बार, ये हो गया 2 से 5 बार। ठीक है, तो कितना हो गया भैया 6 पंजे 30, 30 गुणा 7 यानी कि भैया 210। कितने डब्बे आ जाएंगे भैया ऐसे छोटे छोटे से क्यूब के, 210 आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिख रहा है, इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड हाइट इज ट्रिपल, व्हाट डज द वॉल्यूम चेंज, हाउ डज द वॉल्यूम चेंज। देखिए एक सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है। ठीक है भाई, ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, कह रहा है इसकी रेडियस को डबल कर दिया, अभी रेडियस आर है, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। और कह रहा है ये जो हाइट है उसको क्या कर दिया ट्रिपल, यानी हाइट क्या होगी 3h। यानी अब एक नया सिलेंडर बन गया, यानी कि अब एक नया सिलेंडर बन गया। समझिए जैसे अभी इतना बड़ा हो जाएगा ना नया सिलेंडर जो बनेगा, कि भैया इसका रेडियस 2r हो गया और हाइट क्या है भैया, ये जो हाइट है भैया 3h हो गई, यानी कि इसकी 3 गुना हो गई, ऐसा बनेगा। तो कह रहा बताइए वॉल्यूम कैसे बदलेगा। देखिए अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड, इसको पुराना सिलेंडर मान लो, पुराना सिलेंडर ये नया, आप वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर कहेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई है आर है एवरेज है। अगर कहोगे वॉल्यूम ऑफ न्यू, ये क्या है नया सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई, क्या होगा भैया पाई 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 आर, आर कितना है इसका 2r है, कितना है भैया 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है भैया 3h है, 3h। आप इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया पाई 2r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई 3h, ये कितना हो गया 4 3 12 पाई आर स्क्वायर एच। आपने क्या देखा भैया जो वॉल्यूम आई न्यू वो क्या हो गई 12 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, 12 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अरे बताइए पाई आर स्क्वायर एच किसकी वॉल्यूम आई थी, पुरानी वाले की। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम आई न्यू वो क्या है 12 गुना है पुरानी वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड। क्लियर थी बात, यानी जो नई वॉल्यूम आई, जो नया वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है भैया 12 गुना होगा पुराने वॉल्यूम का। तो कितना गुना होगा 12 गुना। ठीक है, बोले क्लियर इतनी बातें। चलिए आ गई है, कह रहा है एक वाटर टैंक है जिसका डायमेंशन है 4 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, इज टू पेंटेड। कह रहा है क्या है क्यूबॉइड है, फिर वही कहानी है क्यूबॉइड है भाई, जिसकी लंबाई ये है चौड़ाई ये हाइट ये, कह रहा है इसको पेंट करना है। ठीक है, लिविंग इट्स बेस, कह रहा है लेकिन इसके बेस को छोड़कर, बट ध्यान समझिए बेस को छोड़ना है। तो कह रहा है बताइए फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टैंक इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज। अब एक बात बताइए बड़े ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे कहूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आप कहेंगे भैया 2L2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं चार दीवार का, अगर मान लीजिए बड़े ध्यान समझिए इस कहानी को समझिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, आप खुद कमरे में बैठिए, सोचिए ये क्यूबॉइड का रूम होगा, हमेशा क्यूबॉइड का ही होगा, कभी किसी के घर में क्यूब के रूम नहीं हुए, क्यूबॉइड का रूम है। अब मैं कह रहा हूं आपसे क्या भैया आपको, आपके जो सामने दीवार है
सामने वाली, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक वाली, इन 4 पर पेंट करना है, क्योंकि उसने भी कहा ना एक वाटर टैंक है, कह रहा है कि भैया पेंट करना है, कह रहा है केवल किसको छोड़कर, बेस को छोड़कर। आप पेंट कहाँ-कहाँ पर करेंगे समझिए, कि भैया इसके अंदर पानी है कमरे में, आप पेंट कहाँ-कहाँ पर करेंगे, उसने कहा बस बेस छोड़ दो, यानी जमीन छोड़कर आप कहाँ पेंट करेंगे, सामने वाली इस वाली दीवार पर, लेफ्ट राइट साइड वाली पर, आपके सामने वाली, आपके पीछे वाली और साथ में ऊपर छत पर। तो आप क्या कहेंगे, जो पेंट करना है, जिस एरिया पर पेंट करना है, एरिया एरिया ऑफ पेंट, जिस एरिया पर पेंट करना है, आप क्या कहेंगे भैया, 4 वॉल पर, 4 वॉल का एरिया, 4 वॉल का एरिया प्लस प्लस जो ऊपर छत होगी, प्लस ऊपर जो क्या होगी भैया, रूफ होगी, रूफ का एरिया, इन्हीं पर ही तो पेंट करेंगे। अब देखिए एक बात बताइए, एरिया एरिया जो आएगा पेंट का, एरिया ऑफ पेंट, आप बताइए 4 दीवार का एरिया क्या होता है, 4 दीवार के एरिया का मतलब क्या होता है, सीएस से, सीएस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आप कहेंगे भैया क्या, 2l + b × h, और छत का एरिया क्या होगा, आप कहेंगे भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि तो रेक्टेंगल होगी, बस आप यहाँ वैल्यू रखिए 2, l कितना है भैया 4, b कितना है 4, हाइट कितनी है 3, l कितना है 4 × 4, ये हो गया 2, 4 और 4 कितना 8, 8 × 3, 4 और 4 16, 2 तिया 6, 2 8 16, 16 तिया 48, 48 + 16, 8 और 14, 4 1 5 और 1 6, यानी 64 मीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया होगा, जिस पर क्या करना होगा, पेंट करना होगा। अब उसने क्या बोला, भैया 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपया लेते हैं, तो बताइए बताइए 64 कितना भैया, 64 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लोगे, तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 64, मल्टीप्लाई मार दीजिए, 64 गुणा 25 करिए, बोलिए 5 चौक 20, 5 इंक 30 और 2 32, 2 चौक 8, 2 6 12, 0 8 2 10 हासिल 3 और 2 5 और 6, यानी कि भैया 1600, कितने आगे भैया 1600, यानी भैया 1600 रुपया लगेगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए बोलिए भाई क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए कह रहा है सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ पिट ऑफ क्यूबॉइडल शेप हुज डायमेंशन आर ये एट द रेट ऑफ दिस, बड़ी ध्यान से देखिए। अभी देखिए पीछे क्या हुआ था, ये जो आपको रेट दिया होता है ये 25 पर मीटर स्क्वायर है, आप रेट से भी समझ सकते हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए लग रहे हैं, यानी कि आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में क्या आता है, एरिया आता है। अगर कहता 25 पर मीटर, तो यानी कि वो आपसे क्या कह रहा था, पेरीमीटर। समझ रहे थे नहीं बातों को, देखिए बड़े ध्यान समझिए जो बात बताना चाह रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा लिखा है रेट पर, कहीं भी अगर आपको रेट इस तरीके से दिया जाए, ₹25 पर मीटर, या ₹25 पर मीटर स्क्वायर, या फिर तीसरा ₹25 पर मीटर क्यूब, बड़े ध्यान समझिए इन चीजों को। इसका मतलब है आपको पेरीमीटर निकालना होगा, इसका मतलब है आपको एरिया निकालना होगा, और इसका मतलब क्या, आपको वॉल्यूम निकालनी होगी, क्योंकि देखिए ये सब पेरीमीटर की यूनिट मीटर होती है, एरिया के मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो हमने भी देखिए एरिया निकाला। आप ऐसे समझ सकते हैं अगर कभी भी रेट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या है, रेट दिया है भैया ₹40 पर मीटर क्यूब, 40 पर मीटर क्यूब, यानी आपको वॉल्यूम निकालनी है इस फिगर की। अब वॉल्यूम क्या होगी, आप कहेंगे भैया क्यूबॉइडल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, भैया लेंथ कितनी है 8 मीटर, 5 मीटर गुणा में 4 मीटर, ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 40 और कितना हो गया बेटा 8 पंजे 40, 40 गुणा 4, 4 4 16, यानी कि 160 मीटर क्यूब क्या आ गया, आपका वॉल्यूम आ गया। आप कह रहे हैं भैया बताइए क्या खर्चा आएगा, अगर 1 मीटर क्यूब का ₹40 लगता है, तो बताइए 160 मीटर क्यूब के कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया ₹40 गुणा 160, ये हो गया डबल जीरो, 16 गुणा 4 करिए, 4 6 जा 24, 4 एकम 4 2 6, यानी कि 6400 रुपया, कितने भैया 6400 रुपया। ठीक है, क्लियर तो नहीं बातें, बोलिए चले आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा था कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम 18 मीटर लॉन्ग विद कारपेट 90, ये कर दोगे तुम लोग, आपसे इसी तरह की क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कह रहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 गुना है ब्रेड्थ की, यानी कि लेंथ जो है 4 गुना है ब्रेड्थ की। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, अब देखिए डायगोनल की लंबाई दे रखी है, जो डायगो है वो कितना है भैया 4√17 है। कह रहा फाइंड पेरीमीटर, कह रहा क्या निकालना पेरीमीटर। अब आप बताइए पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या होता है फॉर्मूला, 2l + b, यानी आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, उन दोनों को जोड़ दें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर, यानी भैया मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। अब एक बात बताइए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे भैया डायगोनल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे √l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर डायगोनल, यानी कि 4√17। लेकिन ये रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हाँ दोनों तरफ स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कटिए, केवल क्या बचा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 16 और √17 का स्क्वायर कितना होता है 17, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42, 7 एकम 7 4 11, 1 6 6 1 1 1, 2 6 और 1 7, यानी 1 और 1 2, यानी आ गया भैया 272। ठीक है 272। अब एक बात बताइए, उसने बोला लंबाई जो है 4 गुना है चौड़ाई के, तो मैं लंबाई की जगह क्या रख सकता हूँ, 4b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 272। ये कितना हो गया भैया 4b का स्क्वायर, ये हो गया 16b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर बराबर 272, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 17b स्क्वायर बराबर 272। अगर b स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो गया भैया 272 बटे में 17, 272 बटे में 17, यहाँ डिवाइड कर लो 272 को किससे 17 से, आप कहोगे भैया 17 एकम 17, 7 में 7 गए 0, 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 2, और 17 छिंग
102, 17 छिंग 102, तो भैया कितना आ गया 16 आ गया। यानी कि भैया बी स्क्वायर जो आ गया वो क्या आ गया भैया 16। अगर आप बी निकालेंगे तो क्या होगा रूट 16, यानी कि भैया बी की वैल्यू कितनी है 4 है। बी की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, एक मिनट सेल चेंज कर लूँ जरा, बैटरी डाउन होने वाली है, वेट करिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4 आ गई, वेट करिए वेट करिए। हम्म देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई, आपने सब कुछ निकाल लिया, लंबाई निकाल ली, चौड़ाई क्या नाम है लंबाई निकाल ली, चौड़ाई आप निकाल ही लेंगे क्योंकि उसने आपको रिलेशन दिया है क्या कि भैया जो लेंथ है वो क्या है कितनी गुना थी। हाँ हाँ 4 गुना है चौड़ाई के, तो बस हम वहां से बी निकाल दो और वैल्यू रख दो सीधा। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, बताइए बोलिए बोलिए क्या आंसर आने वाला है। नहीं करोगे सॉल्व, मुझे ही कराना पड़ेगा, तुम लोग नहीं करोगे बेटा मुझे लगता है। ठीक है आइए बड़े ध्यान से देखिए, ये आ गई बी। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ का उसने रिलेशन दिया था, लेंथ जो है 4 गुना है बी के, तो लेंथ बराबर 4 गुना 4, यानी भैया लेंथ आ गई 16। 16 आ गई, दोनों चीज मिल गई। क्या पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, तो पेरी बराबर 2, एल कितनी है भैया 16, बी कितनी है भैया 4, और ये होगी 2, 16 और 4 20, 20 गुणा 2 कितना होता है 40, खत्म कहानी, 20 करेक्ट आंसर। बोले क्लियर इतनी बातें, बोले भाई क्लियर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर भाई 399 में 10 मॉडल पेपर है, 599 में 20 है, और 999 में 30 मॉडल पेपर आप लोग के पास अवेलेबल है। अभी भी समय है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया से इनको करिए, मॉडल पेपर खरीदिए, अपना सिलेक्शन पाइए, ओएमआर शीट इनके साथ अवेलेबल है। ठीक है चलिए, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आइए कह रहा था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3, कह रहा फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए आपको एरिया दिया है, क्या दिया है एरिया दिया है किसका, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो कितना है भैया 64√3, ये ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है। ठीक है, कह रहा एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये दे रखा है, कह रहा इसका पेरीमीटर निकालिए। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा ट्रायंगल के लिए, आप कहेंगे 3 गुना साइड, यानी एक साइड बताओ तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड क्या होती है ये बता दो मुझे, आप कहोगे भैया बराबर होती है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आप कहेंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, यही होता है, बराबर 64√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया सामने, केवल क्या बचा साइड का होल स्क्वायर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसकी तो हो गया 64 गुणा में 4, अगर आप साइड निकालेंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा √64 गुणा में 4, यानी भैया साइड क्या आ गई बताइए, √64 कितना होता है 8, और ये कितना होता है 2, यानी भैया साइड की वैल्यू आ गई 16, साइड कितनी आ गई 16। क्लियर इतनी बात। अब उसने क्या बोला आपसे पेरीमीटर निकाल दो, बस आपको पता है पेरीमीटर जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होगा 3 गुना साइड, 3 गुना साइड कितनी है बेटा 16, और 16 गुणा 3 कितना होता है 48 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए भाई क्लियर है। चले आइए आगे चलते हैं। कह रहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फैक्टराइजेशन, कह रहा बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट फैक्टराइजेशन होगा इसका। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या भैया 6x² माइनस 19x+10। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है, समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 6 और ये क्या है 10, ये कांस्टेंट है, बड़े ध्यान से, भैया एक्स वाला नहीं लेना, एक्स स्क्वायर की जो आगे लिखा है 6 और ये क्या लिखा है 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराइए। बोलिए 6 गुणा 10 करिए कितना हो गया, आप कहेंगे 6 गुणा 10 भैया कितना आ गया 60। 60, अब इस 60 को आपको ऐसे तोड़ना है, बड़े ध्यान से समझिए, इस 60 को ऐसे तोड़ना है, इस 60 को ऐसे तोड़ना है कि आपके पास 19 बन जाए, क्या बन जाए 19। कहोगे ये कैसे टूटेगा, बड़े ध्यान से देखिए, आप 60 को कैसे तोड़ सकते हैं, आप कहेंगे भैया 2 गुणा 30, यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना भैया 2 और 30 को जोड़े तो कितना आएगा 32, या अगर इनको माइनस करें 30 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 28, क्या उससे 19 बना, आप कहेंगे नहीं, तो ये मेरे किसी काम का नहीं। और मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आप कहोगे भैया 15 गुणा 4 कर लो, मैंने कहा ठीक है। अब बताओ 15 प्लस 4 करता हूँ तो कितना आता है 19, और 15 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा 11। बताओ मेरे को क्या चाहिए था 19, तो यानी मेरे काम का है, कब कब काम का है, जब भैया मैं जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये हो गया 6x² माइनस, अब देखिए बड़े ध्यान से, ये जो 19x लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 15x प्लस 4x, यही लिख सकता हूँ इसको, बोल 19 को कैसे उड़ सकता हूँ 15x प्लस 4x, 6x² मार माइनस है तो अंदर के साइन सारे पलट जाएंगे, ये हो गया -15x, ये हो जाएगा भैया माइनस का 4x प्लस 10। आपको कुछ नहीं करना, ये दो नंबर पकड़िए, ये दो नंबर पकड़िए, इनमें से कॉमन निकालिए। देखिए 6x² और -15x, इसमें कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे भैया 3x, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 5। अब देखिए 4x और 10 में कॉमन क्या है बताइए, आप कहेंगे 2 ही कॉमन है, क्या है भैया 2 ही कॉमन है, तो हो गया भैया 2 दूनी 4x और 2 पंजे 10। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया माइनस क्यों, क्योंकि बेटे बाहर माइनस बाहर निकाल लिया, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 गुना 5 प्लस का 10 होगा। अब देखिए फिर से ये सेम चीज है, ये चीज सेम है, यानी कि दोनों में कॉमन ये है, तो आप क्या करेंगे अब इसको बाहर निकाल लीजिए, 2x माइनस 5 को बाहर निकाल लिया आपने, बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा इधर 3x और यहाँ क्या बचा माइनस का 2, 3x माइनस का 2, बस यही क्या है इसका फैक्टराइजेशन है। बोले कहा है ऑप्शन, देखिए कहा है ये ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन यही वाला है ना, 3x माइनस 2, 2x माइनस 5, ठीक है, तो 47 का क्या ए है।
आइए अगला ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई आप देख रहे हैं भैया 3 है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो यानी कि भैया a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये है क्या है भैया 2x प्लस 3y प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि भैया पहले 2x का होल स्क्वायर, फिर भैया 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या है 2 इंटू ए कितना है भैया, ए कितना है भैया 2x इंटू बी कितना है 3y प्लस 2bc यानी कि 3y मल्टीप्लाई 4 प्लस 2ca यानी कि b कितना है 4 और ये कितना है 2x, बस मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको स्क्वायर करिए, हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया भैया 9y का स्क्वायर, ये हो गया भैया 4 का स्क्वायर 16, इनकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 4 3 12 12xy 2 3 6 6 चौक 24 24y, आगे मल्टीप्लाई करिए 2 चौक 8 8 दूनी 16 16x। ये आपका उत्तर आ गया। देखिए कहाँ है ऑप्शन, 4x स्क्वायर 9y का स्क्वायर 16 12xy यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, और प्लस 24y ये रहा प्लस 16x यानी बी कैसा ही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 49 पर। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो क्या है भैया 3/4 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5 गुणा 15/8। ठीक है, जब बोर्ड मास लगाओगे तो पहले भैया ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी क्या है भैया डिवाइड है, तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगा। देखो 5 से 5 कट गया, केवल क्या बच गया भैया यहाँ पर 3/4 प्लस 2/4 गुणा में 15/8। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बड़े ही प्यार से क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 3/4 प्लस 2/4 आप क्या कहेंगे भैया, ये हो गया 3 और 2 5/4 गुणा में भैया 15/8 खत्म। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, 15 पंजे कितना होता है बेटा 75, 8 चौक 32 यानी कि डी का सही उत्तर है, डी का जी सही उत्तर है। ठीक है, आइए अगला ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बताओ इनमें से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है, एडिशन के लिए, यानी कि भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आते हैं, यानी कि वो तीनों ऐसे कुछ जुड़ रहे होंगे, ऐसे कुछ जुड़ रहे होंगे, ऐसे कुछ जुड़ रहे होंगे। अब देखो कहाँ है, देखो कहाँ है 3 नंबर का, यहाँ तो 2 है हटाओ, यहाँ कितने भैया यहाँ भी 2 है हटाओ, यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर है, देखो तीनों जुड़ने चाहिए। देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/3, देखो ये सही है। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर भी 3 है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये गलत है बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला ये कह रहा है जो डिफरेंस है इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगन का वो 120 डिग्री है, तो कह रहा है बताइए नंबर ऑफ साइड क्या होंगे। ठीक है, डिफरेंस का है उसने किसका भैया, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का, वो कितना 120 डिग्री है, ये क्वेश्चन है का। और आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितने होते हैं बेटा 180 डिग्री, तो आप क्या कह सकते हैं भैया एक रिलेशन हमारे पास ये भी होता है, ये भी होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i और माइनस ई प्लस ई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इधर 120 और इसको जोड़िए 0, 8 और 10 हासिल 1 यानी हो गया 300। अगर i निकालोगे तो कितना आ गया 300 डिग्री बटे में 2, यानी भैया i की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। i कितना आ गया 150। आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको पता है भैया i अगर 150 है और आप जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180, 180 अगर i 150 है, i 150 तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 माइनस 150 यानी कि भैया 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब उसने क्या बोला साइड बताओ, ओहो साइड, तू है साइड हम है साइड। अब बताइए साइड कैसे बताएंगे, आप कहेंगे भैया अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल पता हो तो मैं क्या कह सकता हूँ 360 डिग्री बटे n, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, कितना है भैया 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे में n, n इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा भैया 360 डिग्री बटे में 30 डिग्री। देखिए 0 से 0 कट गया, केवल क्या आ गया 36 बटे में 3 यानी कि भैया 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी साइड आ गई 12, साइड आ गई। बोले क्लियर तो नहीं बातें, बोलिए चलिए आगे चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पाई चार्ट देखिए क्या कह रहा है, द पाई चार्ट इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ 80 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये जो पाई चार्ट है, ये पूरा पाई चार्ट ये 80 बच्चों के रिजल्ट को दिखा रहा है। अगर आप पाई चार्ट देखें तो भैया डिग्री में है, तो यानी कहने का मतलब क्या है 360 डिग्री की वैल्यू जो है भैया 80 है, 80 है। अब आगे देख रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन क्लास 8, कह रहा है बताइए क्लास 8 में कितने फेल है। देखिए फेल का है भाई, ये रहा फेल, फेल ये परसेंटेज में है लेकिन डिग्री में देखो तो 18 डिग्री, 18 डिग्री यानी आपको 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है फेल के लिए। अगर आप 1 डिग्री की निकालें तो कितना आ गया बोलिए 80 बटे 360। ठीक है, अगर कितनी निकालनी है भाई फेल वाले कितने 18 डिग्री, तो भैया जो फेल होंगे वो कितने 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है 80 बटे में 360 गुणा में 18। देखिए 0 0 कटिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, केवल क्या बच गया यहाँ पर 8 बटे 2 यानी कि भैया 4, कितने हैं भैया 4, यानी 4 बालक फेल हैं, 80 में से 4 बच्चे क्या है फेल है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ग्राफ देखिए, कह रहा है रिजल्ट दिखा रहा है कि स्कूल का, कह रहा है बताइए कितने स्टूडेंट पास है 1993 से लेकर 1994 के बीच, 1993 से 1994 ये रहा, कितने बच्चे पास हैं, पास कौन से काले वाले, काले वाले देखो काला वाला ये रहा, और कितने हैं भैया किस पर जा रहा है 300 पर जा रहा है, तो 300 बालक क्या पास है। चलिए कह रहा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5400, कह रहा है जो सम है इंटीरियर एंगल का वो कितना है 5400 है, तो कह रहा बताइए कितनी साइड है, यानी n आपको बताना है। आप बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा n - 2 क्या है भैया, ये n था ये x बन गया,
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यही होता है बोलो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जहां पर n क्या होती है भैया साइड, यही तो हमें निकालनी। तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बराबर सम कितना दिया है भैया 5400 डिग्री, कितना दिया है 5400 डिग्री। अगर आप n माइनस टू निकालें तो भैया मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 180 डिग्री, ये कट गया भैया 18 से इसको काटोगे 3 आ जाएगा। तो यानी भैया n माइनस टू कितना हो गया 30, अगर आप n निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 यानी कि 32, यानी कि जो साइड है वो कितनी है 32 है, कितनी है भाई 32 है। ठीक है, चले आगे आइए। ठीक है, ये भाई इसको जरूर देना है आप लोगों को। ठीक है, और साथ में आरंभ बैच की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, तो भैया बस 27 जनवरी से आपके जो भी दोस्त हैं या भाई बहन हैं उनको लगवा दीजिए और पढ़ना शुरू करें। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या रहा है, देखिए पति क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बताओ, ट्राई करोगे, बोलो ट्राई करोगे, इसको ट्राई करना एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। आइए अगला, आइए देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 दिन, कह रहा है कि ए है वो किसी कार्य को भैया 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी इन 16 डेज, कह रहा है कि बी है वो इस कार्य को 16 दिन में करता है, सी इन 24 दिन, और सी क्या है भैया 24 दिन में करता है। आगे कह रहा है ए स्टार्ट द वर्क, कह रहा है सबसे पहले ए ने कार्य करा एंड वर्क फॉर 3 डेज, यानी ए ने 3 दिन कार्य करा। ठीक है भाई, देन बी टेक ओवर, बी ने अब इससे कार्य छीन लिया, अब यानी ए हट गया, कौन आ गया, बी आ गया, एंड वर्क फॉर 4 डेज, यानी बी ने भैया 4 दिन काम करा। ठीक है भैया, एंड फाइनली सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कह रहा है इन दोनों के कार्य करने के बाद, जब इन दोनों ने कार्य कर दिया, अब जो रिमेनिंग वर्क होगा क्या होगा भैया, जो रिमेनिंग वर्क होगा वो किसने करा भैया, सी ने करा, सी ने करा। तो कह रहा बताइए टोटल कितने दिन लग गए इस कार्य को फिनिश होने में। ठीक है, पहले 12, 16 और 24 का एलसीएम लीजिए, बोलिए 12, 16 और 24 का एलसीएम लीजिए, यही हमारा टोटल वर्क होगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 से काटिए 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर भैया 2 से काटिए दोबारा 3 1 3, फिर 3 से काटिए कितना हो गया 3 1 1, अधिक कितना आ गया भैया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, कितना आ गया 48, यानी इनका जो एलसीएम आया, इनका जो एलसीएम आया वो टोटल वर्क होगा हमारा, और वो कितना आया बेटा 48, कितना आया 48। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन में बताओ कितना करेंगे, ए 12 दिन में 48 काम करता तो एक दिन में कितना कहेगा, आपको हो गए 4, 16 दिन में 48 काम करता बी, तो एक दिन में कितना करेगा 3, सी 24 दिन में 48 करता तो एक दिन में कितना करेगा। तो अब बड़े ध्यान से, उसने कहा ए ने 3 दिन काम करा, एक बात बताओ, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 3 दिन में कितना कर देगा, आपको होगी 3 गुणा 4 यानी 12 काम कर दिया। ऐसे फिर कौन आया भैया बी, बी ने कितने दिन काम करा 4 दिन, बी ने 4 दिन काम करा, बी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, आपको होगी भैया 3 गुणा 4 यानी इसने भी 12 कर दिया। अब उसने क्या बोला, जो बचा हुआ कार्य, अब देखो टोटल कार्य कितना हो गया 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, और था कितना कार्य 48, यानी 48 में से 24 हो गया, 48 में से कार्य 24 किसने कर दिया, ए और बी दोनों ने कर दिया। तो बचा कितना ये बताओ, अब बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, यानी शेष कितना है, आप क्या कहेंगे भाई जो रिमेनिंग है वो 48 माइनस 24 है, 8 में 4 गए 4, यानी कि 24, बचा वो कार्य भी कितना है 24 है। कह रहा बताइए अब इस कार्य को अब कौन करेगा, सी करेगा, कौन करेगा सी, और कह रहा बताइए अब कितना टाइम लगा पूरा कार्य होने में। देखिए पहले तो भैया 3 दिन लग गए और 4 दिन यहाँ लग गए, यानी 7 दिन तो ये लग गए, 7 दिन तो लग गए। अब बचे हुए कार्य को देखेंगे सी कितना दिन लेगा, सी ने जितना दिन लिया, मान लीजिए 5 दिन आते हैं तो इसमें जोड़ देंगे, 6 दिन आते हैं तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए सी कितना दिन ले गएगा, टाइम बाय सी, क्या निकाल ले हम, टाइम बाय सी, तो बचाव कार्य कितना है बेटा 24, और सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी एक दिन में भैया 2 कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो गया मेरे भाई 12, यानी भैया सी लेगा 12 दिन, सी लेगा 12, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 7 कितना हो गया बेटा 19 दिन, कितना आ गया भैया 19 दिन, यानी टोटल जो है भैया 19 दिन लगेंगे। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बोलिए भाई क्लियर है, चलिए आगे आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है इसका क्यूब रूट बताओ, बताओ 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 बताओ। देखो ऑप्शन से देखो, यूनिट डिजिट से भैया लास्ट में क्या है 6, अब आप वो संख्या सोचिए ऑप्शन में कौन सी है कि भाई जिसका क्यूब रूट हो सकता है, यानी किसका क्यूब करे लास्ट में 6 आ सकता है, या जिस सोचते हैं देखिए जब कोई भी संख्या, जैसे अगर मैं बात कहूँ 216, आपको पता है 216 किसका क्यूब रूट होता है, आप कहेंगे 6 का, तो यानी लास्ट में 6 है तो संख्या के आखिरी में भी क्या आएगा 6। अब वो ऑप्शन चेक करो जिसके आखिरी में 6 है, आप कहोगे एक में ही है, तो यही क्या सही उत्तर है, यही क्या सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चले, आइए देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि भैया एक शॉपकीपर जो है 20% अलावा रखता है कॉस्ट प्राइस के, 10% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के, कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 500 है तो कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, अरे भाई सीपी दे दी, अच्छा सीपी 500 है, देखो कह रहा है शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से अगर 20% बढ़ा दे तो हमें क्या मिलेगी मार्क प्राइस, बढ़ाइए इसको कितना हो गया 500 को 20% तो नीचे 100, 100 ऊपर प्लस 20 कितना 120, 1 2 12 पंजे 60, यानी भैया 600 रुपए मार्क प्राइस है। आगे देखिए कह रहा है एंड डिस्काउंट देता है 10%, अब बताइए एमपी पर ही तो डिस्काउंट मिलेगा, एमपी पर जब डिस्काउंट मिलेगा 10% का तो ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस, तो यानी 600 रुपए पर आपको 10% का डिस्काउंट देगा तो नीचे 100, ऊपर 100 माइनस 10 यानी कि 90, ये कट गया भाई 6 9 से कितना होता है 540, यानी कि भैया कितने में बिक गया वो आइटम 540 का। ठीक है, अब उसने क्या बोलता है सेलिंग प्राइस बता दो, आ गया 540, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर।
चलें आगे चलें। आइए कह रहा है इसको सरलीकरण करिए। आइए देखिए क्या है भैया, 7/8 डिवाइडेड बाय 5/6 माइनस 1/2 गुणा 4/5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 7/8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या है 1/2, ठीक है। 6 और 2 का एलसीएम लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपको, 6। 6 के टेल में 6 है, एक बार तो 5 गुणा 1 कितना होगा 5, माइनस 2 के टेल में 6 है, 3 बार तो 1 गुणा 3 3 गुणा 4/5, ठीक है। आइए इधर आइए, 7/8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 2/6 गुणा में 4/5। अब देखिए बोर्ड मास का यूज करेंगे भैया, डिवाइड होगी तो कैसे होगी डिवाइड, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और ये उल्टा हो जाएगा 6/2 गुणा में 4/5, ठीक है भाई। देखिए 2 से कट गया, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या बच गया 7 गुणा 3, नीचे क्या बच गया 2 गुणा 5, 7 या 21 और 2 पंजे 10, यानी 21/10 के आंसर है। लेके रह जाओ, डेसिमल में है तो डेसिमल बताओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे तो 2.1 हो गया, खत्म कहानी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें। आइए आगे चला जाए, ठीक है। ये जो आपका गैस पेपर चल रहा है, ये सिर्फ लाइव क्लास मत देखो, ये क्लासेस जो है आप जो है इसको खुद भी जो है एक पेपर के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, तो वहां पर जाइए और वहां से अटेम्प्ट करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए कह रहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कह रहा बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, जल्दी बोलिए कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप देखें तो भैया क्या है, ये 9 से एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, 7 से हो रहा है, 5 हो रहा है। आपको पता है हमेशा कोई भी संख्या जैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किससे एंड होती है, आपको पता है ना। अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो किस से एंड होगी बताओ। आप कहोगे 2 से होती है, मैंने कहा ठीक है भाई। आप क्या कहोगे भैया 4 से होती है, 9 से होती है, 5 से होती है, या किससे होती है 6 से होती है ना। किस से नहीं होती, आप क्या कहेंगे भैया, और 0 से भी होती है। आप क्या कहेंगे किससे नहीं होती, 1 से नहीं होती, 3 से नहीं होती, 7 से नहीं होती, 8 से नहीं होती। देखिए ऑप्शन में क्या है लास्ट में, और 2 से, क्या 2 से एंड होती है, नहीं ये तो हटाओ, 2 से कब एंड होती है भाई, 2 से भी नहीं होती, है ना। तो इन सब से जो है एंड नहीं होती, तो भैया आप देखिए 2, 7 और 5, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर 5 से भी एंड होता है, सोचिए क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर 5 से एंड होता है, बताइए, बोलिए आप ही बताइए कोई परफेक्ट स्क्वायर 5 से एंड होगा, जैसे आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल होता है। तो यानी भैया 2 ऑप्शन तो हट गए, केवल अब 2 ऑप्शन बचे 3249 और कितना है 8505। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3249 आइए देखते हैं। बोलिए इससे नीचे किसका स्क्वायर होता है, बताइए किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बोलो किसका होता है। आप कहोगे भैया 6 का तो नहीं होता, 5 का होता है, 55 25, ठीक है भैया। माइनस करिए 12 में बच गए 7, ये हो गया 49, ये 5 5 10। अब देखिए 10 के आगे डैश लगाइए और एक ऐसी संख्या रखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये है, मैं कह रहा हूँ 7 रख लो, 7 7 जा 49, 7004 7 जा 7, ये कितना आ गया 7, यानी कि भैया 7 बार में कट गया 749, यानी कि भैया ये जो संख्या है 3249 ये 57 का क्या है भैया स्क्वायर है, तो ये आंसर क्या है सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कह रहे इसको सिंप्लीफाई कर दिए, देखिए सिंप्लीफाई है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, क्या भैया आप देख पा रहे दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया पावर माइनस हो जाएगी x की पावर a प्लस बी, और ये वाली ऊपर आकर क्या हो जाएगी माइनस b माइनस सी, मल्टीप्लाई x की पावर इधर क्या है c माइनस a माइनस का b का होल स्क्वायर है। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये हो गया भैया x, ये हो गया a प्लस b, जब ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस है तो साइन बदलेंगे माइनस b, माइनस का क्या हो जाएगा आगे वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई x c माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए b से b कट गया भैया क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा x की पावर a प्लस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप खुद ही देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट पावर पे जब बेस सेम है दोनों का x बेस है और पावर क्या हो जाती है ऐड, तो बेस एक बार लिखिए और पावर कर दीजिए ऐड, a प्लस सी और इधर क्या है भैया c माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए भैया a से a कट गया, केवल क्या बच गया x की पावर c प्लस सी कितना होता है 2c माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है x की पावर क्या है 2c माइनस b और उसकी भी होल पावर क्या है 2, यानी पावर की पावर तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई तो यानी x की पावर 2c माइनस b में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, कर दीजिए कितना हो गया x की पावर आप कहेंगे 4c माइनस 2b का सही उत्तर है, डी का सही उत्तर है, ठीक है। आइए चलिए कह रहे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस ये है हाइट ये है, तो कह रहा है इसका वॉल्यूम बताइए और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है भैया पहले वॉल्यूम निकाले। आपको पता है वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू उसने कही है 22/7 यूज करिए, ठीक है भैया। रेडियस कितना है भैया 5.6, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 और हाइट कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया करा जाए इसको डेसिमल हटा दो, ये आ गया 10, ये आ गया नीचे 10, ये 10 से 10 कट गया। अब देखिए 7 8 जा 56, ये हो गया। अब और क्या काट सकते हो बताओ, 2 से किसी को काटा जाए, काटना मन करे तो काट लो वरना मत काटो। ऊपर क्या बच गया 22 गुणा 8 गुणा 56/10, करिए 22 गुना 8 करिए, बोलिए 22 गुना 8 आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 176 आ गई मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना 56, यानी 176 मल्टीप्लाई 56, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 कम 6 4 10,
ठीक है बेटा। 5 इंग 30, 5 इंग 30, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 5 एकम 5 और 3 8, ये हो गया 6 5 8 8 और 1 9, यानी 9 8 5 है। कितना आ गया भैया? 9 8 5 है बटे में 10, यानी कि भैया 985.6। कितना आ गई वॉल्यूम? 985.6। अब इधर रुक जाइए, अब यहीं से चेक करिए किस ऑप्शन में है इतना। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दो ऑप्शन हट गए। अब देखिए केवल कर्व सरफेस एरिया अलग है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हमें क्या बताना है? कर्व सरफेस एरिया और बताना है, ठीक है। आप क्या कहेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितनी थी भैया? 5.6। और हाइट कितनी है मेरे भाई? हाइट कितनी है? 10। बस देखिए जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो भैया ये कट गया, 7 से 56 कट गया 8 बार, तो कितना बचा? 2 गुणा 22 गुणा में 8, 2 गुणा 22 44, 44 गुणा में 8, बोलिए 8 चौक 32। देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, तो यानी भैया 352 352 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? सही उत्तर है, यानी ए वाला क्या है? सही उत्तर है। बोलिए क्लियर तो नहीं बात है? चलिए आगे चले। आइए कह रहे एक बैग है जिसमें 6 बॉल है, एक बैग है जिसमें 6 बॉल है, ठीक है भैया। 1 2 3 4 5 6। कह रहे नंबर है 1 से लेकर 6 तक। इस पर 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कह रहा बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 2। कह रहा एक बॉल निकाली जाती है और कह रहा बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उस बॉल पर नंबर क्या लिखा हो, मल्टीपल हो 2 का। देखिए टोटल बॉल कितनी है बताइए पहले? 6 है, यानी 6 में से प्रोबेबिलिटी निकली। अब इसमें चेक करिए 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। आप कहेंगे भैया एक ही है, 2 एकम 2, फिर भैया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 6 में से कितने हैं 2 के मल्टीपल? आप कहोगे 3। कितने भैया? 3। इन 3 में से कोई भी एक आ सकती है, 3 में से कोई भी एक बाहर निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन। कह रहा बाय द स्मॉलेस्ट नंबर शुड 5808 बी मल्टीप्लाइड सो दैट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा बताइए 5808 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि जो आंसर आए वो क्या आ जाए भैया? परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। कुछ भी नहीं। आइए 5808 इसके फैक्टर करिए। चलिए 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 2 नहीं 18, 0 2 चौक 8, फिर 2 से करिए 2 कम 2, ये कितना हो गया बेटा? 45 ही हो गया। 2 2 से काटिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छींग 12, फिर 2 से काटिए कितना हो गया? 2 तिया 6, 7 में 6 गए, 1 2 छींग 12, 2 तिया 6, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1, फिर भैया 11 से काटिए 11 का 11, और भैया फिर 11 एकम 11। क्या बताना है इसको? परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया कि भैया सेम नंबर का ट्रिपलेट हो, सॉरी ट्रिपलेट नहीं, पेयर हो, सेम नंबर का क्या हो? पेयर। आइए चेक करिए। देखिए 11 और 11 का एक पेयर है, कंप्लीट है। भैया देखो 2 और 2 का एक पेयर है, कंप्लीट है। 2 और 2 का एक पेयर है, कंप्लीट है। अकेला कौन रह गया भाई? 3। यानी इसके जैसा अगर पेयर बनाना है तो एक और क्या चाहिए होगा हमें? 3। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? 3 की ही मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा जो है आपका मैथ का सेक्शन होता है खत्म। अब आपके लोगों की जो है नेक्स्ट आपके टीचर आने वाले हैं, ठीक है, वो आपको आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये रोजाना आपको दोपहर को 3 बजे प्लीज प्लीज ट्राई करिए। देखिए समय निकालिए, मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय नहीं होगा, बहुत ही बिजी लोग हैं आप, है ना। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी। बच्चों कैसे हो आप लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप जैसे स्टूडेंट जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको देखकर इंस्पायर हो रहे होंगे आप ही के घरों में, वो भी आप ही की तरह जेएनबी की तैयारी करना चाहते होंगे। तो बच्चों उन्हीं बच्चों के लिए वेदा एकेडमी एक बार फिर से ले आए हैं आरंभ बैच। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आरंभ बैच से अपनी कहानी को स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था बच्चों, सेम इसी तरीके से आरंभ बैच फिर से वापस आ चुका है। वो भी किन स्टूडेंट्स के लिए? जो जेएनबी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसका लॉन्च डेट होने वाला है 27 जनवरी 2026। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं और कजिन्स हैं या फिर ब्रदर सिस्टर होंगे, उनको जरूर बताइएगा कि वेदा एकेडमी एक बार फिर से आ चुका है, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना विज्ञान का पार्ट, है ना। जनरल साइंस करते हैं। फटाफट से एक नोटबुक और पेन निकाल लो, बिकॉज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को और बहुत ही अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर। उर्वरकों के बारे में गलत कथन आपको चुनना है कि क्या गलत है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि फर्टिलाइजर क्या है या फिर मैन्योर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये ठीक है कि पोषक तत्व तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही प्रदान करवाता है। दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, दे इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, दे एक्सेस यूज ऑफ रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। फटाफट से आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। फटाफट से बताइए। इंक्रीज करते हैं क्रॉप यील्ड को, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सेसिव यूज जो है वो रिड्यूस करती है फर्टिलिटी को, ये भी सत्य है। लेकिन सॉइल के स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ कौन इंप्रूव करता है? जो हमारा बच्चों सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ मैन्योर इंप्रूव करता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, है ना, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा है तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 67 मैच द कॉलम। बिल्कुल आसान, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, बस मैचिंग करनी है ना। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम ए। निम्नलिखित मिलान कीजिए, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है। सिंपल, क्या काम है यहाँ पर पूछा गया है बच्चे, ईस्ट क्या काम करता है और राइजोबियम क्या काम करता है। तो दो चीजें लिखी हुई हैं, तो हमको पता है बच्चों की जो हमारा राइजोबियम होता है वो क्या काम करता है बच्चे, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अगर मुझे एक भी चीज पता है तो मैं दूसरी का अपने आप जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में तो आंसर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और राइजोबियम का हो गया 1। तो अब देख लो A2 कहां पर है, A2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर B भी 2 है। तो जब A2 हो गया तो B2 कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया है ना, यानी कि D जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आसान था क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 की बात करते हैं बच्चों। विच इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। हम सब ने चैप्टर नंबर 3 है ना या 4 है ना में क्या पढ़ा है बच्चों, कंबशन फ्लेम पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके साथ हमने कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमें पता है कि कौन होते हैं जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पर बात करी गई है कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यानी कि बायोगैस हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है। क्लियर, चलो 69 द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज। मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। यहाँ पर पूछा गया हॉटेस्ट, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक फ्लेम बनाती हूँ, यहाँ पर हमने 3 जोन्स पढ़े हैं 1, 2 एंड 3 है ना बच्चों। तो आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट जोन होता है बच्चे, वो होता है हमारा आउटर जोन, यानी यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की भरमार है। जब जहां पर ऑक्सीजन की भरमार है तो वहां पर क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा। तो फटाफट से बता दो, लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ये चमकदार नहीं होता है। कैसा होता है, अप्रकाशमान क्षेत्र होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि 69 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। चूज दी करेक्ट सीक्वेंस। सही क्रम को चुनना है। देख लो किस चीज का क्रम पूछा गया है। क्रम पूछा गया है बच्चों आपसे एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, कि मतलब जो भ्रूण है वो किस तरीके से विकसित होता है, उसका आपको कहते हैं क्या बताना है, एक सीक्वेंस बताना है। बहुत आसान है, बिल्कुल कर लेंगे भाई। सबसे पहले कुछ नहीं करना, ऑप्शंस ना देखो, पहले खुद बनाओ। ठीक है, तो एम्ब्रियो कहां से डेवलप हुआ, सबसे पहले मैम होता है हमारा निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निषेचन कहीं नहीं लिखा है। उसके बाद निषेचन से बनता है हमारा युग्मनज, यानी कि जाइगोट। जाइगोट के बाद बनेगा हमारा भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा बच्चे, एम्ब्रियो के बाद बनता है हमारा फीटस, यानी कि गर्भस्थ शिशु। ठीक है बच्चे, तो अब देखो जाइगोट, ओवम एंड एम्ब्रियो की बात करी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि हमारे पास ओवम सबसे पहले आएगा, फिर हमारा बनेगा जाइगोट और फिर हमारा बन जाएगा एम्ब्रियो। बस यही जो है वो 3 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो ओवम, जाइगोट, एम्ब्रियो मुझे सिर्फ बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो गया, अंडाणु, युग्मज और भ्रूण। क्लियर, चलिए 71 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन चुनना है। कौन सा कथन गलत है, देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है। जब स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा तो आपको चारों में कंपेयर करना है कि कौन गलत हो सकता है। हो सकता है कि कहीं पर एक वर्ड भी गलत लिखा हो, तो ध्यान से पढ़ना है। Adolescence starts around 11 years. Hormones control changes. Puberty and adolescence are same. Mental changes occur. फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में कि 71 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 71 का आंसर क्या होगा, एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है कि हमने पढ़ा है कि 10 to 11 ईयर्स की एज पर स्टार्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। हार्मोन कंट्रोल करते हैं चेंजेस को, बिल्कुल सत्य बात है। मेंटल चेंजेस अगर होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी और यौवन अवस्था, यानी कि किशोरावस्था और यौवन अवस्था जो है वो दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों कि जो हमारा कहते हैं प्यूबर्टी है ना, वो एक छोटा सा पार्ट है किसका, हमारी एडोलेसेंस पीरियड का। मतलब अगर मान लो कि हमारी किशोरावस्था एक रोड है, तो हमारा, या फिर हम ट्रेन है एक तरीके से, या फिर पूरा कहते हैं हमारी जर्नी है एडोलेसेंस, तो उसके बीच में छोटा सा स्टेशन क्या है, प्यूबर्टी है। मतलब अगर ये पूरी चीज क्या है बच्चे, ये पूरी चीज है हमारी एडोलेसेंस। ठीक है, तो इसका छोटा सा पार्ट है प्यूबर्टी। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं 72
Which statement is true? कौन सा कथन सही है? अब फिर से बताना है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर बताना है। साउंड नीड्स अ मीडियम, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भैया जो हमारा साउंड है ना, जो हमारी ध्वनि, उसको चाहिए मीडियम। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही। लाइट नीड्स अ मीडियम, लाइट को भी मीडियम की जरूरत है, बिल्कुल सत्य बात है। साउंड ट्रेवल्स इन वैक्यूम, भैया जब उसको मीडियम की जरूरत है तो वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। यानी कि 1 और 2 ही सत्य हैं, तो यानी कि सी है सही जवाब। क्लियर है? चलिए 73 की बात करते हैं। Which statement are not true? कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? बहुत देर से सही सही की बात कर लेते हैं, अब असत्य की बात करते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, पहली चीज गलत। भैया जो हमारी धातुएं हैं वो खराब चालक कैसे हो सकती हैं? वो तो अच्छी चालक होती हैं, वो सुचालक होते हैं, तो ये हो गया गलत, है ना, ये हो गया गलत। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स रस्ट, जो हमारा विद्युत लेपन है वो रस्ट को हटाता है, बिल्कुल सत्य बात है। करंट फ्लोज इन डिस्टिल्ड वाटर, ये मुझे बताओ कि थर्ड वाला जो है वो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, फटाफट से बताओ 73 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। एक सेकेंड, यहां पर पूछा गया है विच स्टेटमेंट आर ट्रू। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, हाँ। करंट फ्लोज इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जो हमारा कहते हैं यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉट ट्रू में हो जाएगा 1 और 3, यानी कि डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है हमारा वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारा करंट जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में फ्लो नहीं करेगा। चलिए 74 की बात करते हैं। मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करना है आप लोगों को। मैच इंस्ट्रूमेंट दे रखा है आपको और साउंड प्रोड्यूस करने हुआ दे रखा है, तो ये हमारा 1 मतलब ए मान लेते हैं, चलो इसको ए एंड बी मान लेते हैं। ठीक है, तो गिटार क्या करता है, गिटार में स्ट्रेच स्ट्रिंग होते हैं, यानी कि ए का हो गया 2 और फ्लूट जो है वो एयर कॉलम से बसती है, तो यहाँ पर हमारा है ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2 एंड बी का 1, तो ये जो है बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। गिटार 2 बांसुरी 1, ठीक है, क्योंकि हमारा जो गिटार है उसके पास क्या होते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी कि तनी हुई डोरियां होती है, और जो हमारे फ्लूट है वो एयर कॉलम की वजह से बजती है। क्लियर, चलो 75, विच इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये मैंने आपको बताया कि आप लोग को याद करने हैं ये सब चीजें, तो फटाफट से बताइए कौन सा होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान। तब तक मैडम पानी पी ले, फटाफट से बताओ 75 का आंसर क्या होना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो खुद ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो जिम कॉर्बेट जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी स्टेट में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 76 है हमारा न्यूमेरिकल। 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और 2 फोर्सेस हैं, मतलब एक 5 न्यूटन का ये बॉक्स है और एक है 5 न्यूटन का ये वाला बॉक्स, जो कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि हम नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताओ फटाफट से। 2 बल हैं जो एक ही दिशा में लगते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया सिंपल 10 न्यूटन, यानी कि सी हो गया सही जवाब। क्लियर है बच्चे, फटाफट से बताइए, समझ में आ गया, यस और नो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 77, व्हिच विटामिन इज यूजफुल फॉर आईज, आंखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। देखो वैसे तो बहुत विटामिन हमें खाने चाहिए, तो क्योंकि हमारी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो हम अच्छी तरीके से खाना खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब चीजें हमें खानी चाहिए, लेकिन विटामिन जो है वो बेसिकली सबके लिए एक एक है कि भाई ये वाला विटामिन खाओगे तो तुमको ये मिलेगा तो ये खाओगे। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन जो है वो उपयोगी होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को आंसर करना है। तो हमें पता है कि अगर हमारे अंदर विटामिन ए हो, ठीक है, तो हमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती, राइट, रतौंधी जो है वो हमें नहीं हो सकती, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए। और ए को बढ़ाने के लिए, यानी कि विटामिन ए को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या खा सकते हो, आप लोग स्पिनच खा सकते हो। ठीक है, इस समय क्या आ रहा है, ठंडे के मामले में आता है कैरेट, इतनी सारी गाजर का हलवा बना बना के खाओ, मजेदार। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होने का डर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए 78,
प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो किस लिए शुरू करा गया था? कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब स्टार्ट हुआ था, डेट भी और ईयर भी। तो बच्चों क्या इंक्रीज जू एनिमल्स? गलत। प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, प्रमोट टूरिज्म नहीं, प्रोटेक्ट क्रॉप्स नहीं, यानी कि बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, कि बाघों के विलुप्त होने से बचाने के लिए। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है बच्चे, वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था बच्चों 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि काफी बार जेएनवी वालों ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो फटाफट से इसको याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो हर एक बच्चे को क्या ज्वाइन करना है? आपका मिनी जेएनवी, जो कि है वेदा क्लास 9 10th। बच्चों आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो, क्लास 8th में रहकर आपने पूरी प्रिपरेशन करी है अपनी जेएनवी की हम लोगों के साथ, हम लोग आपके साथ हैं और हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बॉन्ड जो है वो टूटे या आप किसी और चैनल पे जाओ कुछ भी पढ़ने। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि वेदा आप लोगों के लिए क्या ले आया है? 9 10th ले आया है। मतलब आप लोग जब जेएनवी में जाके पढ़ाई भी करने लगोगे तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप जब आप घर पे आएंगे तो आप फोन पे अपने आराम से क्लास 9 10th की क्लासेस को देख सकते हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमें अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि मैम जब मैं जेएनवी में गया या फिर गई तो ऐसा हुआ, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें इस बॉन्ड को आगे तक लेके जाना है, इस वजह से फटाफट से आप लोग को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है वेदा 9 10th को। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। मैच कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड। स्तंभ ए को स्तंभ बी से आपको मिलाना है, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है वाद्य। ठीक है, और वो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अभी हमने पढ़ा भी था एक चीज, फ्लूट, तबला, गिटार दे रखा है। तो भैया एक ही बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या कर रहा है? फ्लूट वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, यानी कि फ्लूट हो गया 2, तबला क्या करता है? वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि 1, और गिटार जो है वाइब्रेटिंग स्ट्रिज, मतलब 2 1 3, A2 B1 B1 C3, मतलब ए जो है वो सही जवाब है ना। बांसुरी किस वजह से बजती है? बांसुरी बजती है कंपित वायु स्तंभ के, आप क्या करते हो? ब्लो करते हो ना एयर को। फिर दूसरा है तबला, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, थाप मारते हैं उस पे। गिटार है कंपित तनी हुई डोरियां, टन 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 टन, ऐसा। चलो सेटी की बात करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साउंड ट्रैवल इन ह्यूमन एयर, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर डायग्राम आता है, अगर नहीं आता तो अभी जाके वीडियोस वाले सेक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का वीडियो देखो, पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि ये क्या है? हमारा है पिन्ना, जिसको मैम मरोड़ती हैं, मम्मी डांटती हैं तो मोड़ देती होंगी, है ना। तो ये क्या है बच्चों? सबसे पहला आता है हमारा पिन्ना, फिर आ जाता है बच्चों हमारा ईयर कैनल, फिर आ जाता है हमारा ईयर ड्रम, और फिर आ जाता है स्पाइरल कॉकलिया। तो यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम एंड कॉकलिया, यानी कि बी हो गया सही जवाब। क्लियर है? 81, कंसिडर द स्टेटमेंट्स, कथनों पर विचार करना है, कथन पढ़ो और विचार करो और फिर बताओ कि कौन से सही हैं, यानी कि विच आर करेक्ट, ये आपको बताना है कौन से सही होने वाले हैं। ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, गलत है, वैक्यूम के थ्रू नहीं चल सकती, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, उसको माध्यम की जरूरत है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट, नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट, बिल्कुल सही बात है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज, ट्रू, यानी कि कौन से करेक्ट हो गए? 2 एंड 3, यानी कि सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? 81 का क्लियर है, 2 एंड 3 होगा, यस और नो? सी है ना 81 का, फटाफट से बता दो। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं 82 की। 82 का आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कौन से कथन जो हैं बच्चों वो कैसे हैं? वो सही हैं। कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स कोरोजन, बिल्कुल सत्य बात है। आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज कैथोड, अब बताओ फटाफट से, कैथोड होगा या फिर एनोड होगा? जल्दी से बताइए 82 का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गलत। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है कि आर्टिकल जिसको हम प्लेट करना चाहते हैं वो कहां पर? कैथोड पर, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखा जाता है। कैथोड बच्चों हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? वो होता है हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, और एनोड जो होता है बच्चे वो हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? वो होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यानी कि कौन से ट्रू है? 1 एंड 2, यानी कि बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर, समझ में आ गया? 83 का आंसर क्या होना चाहिए? 82 का 83, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में गलत कथन चुनिए। बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए इसका आंसर बच्चों। घर्षण के बारे में गलत कथन कौन सा होगा?
फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है मोशन को, सत्य बात है, इनकरेक्ट पूछा गया है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, सत्य बात है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज यूजफुल, गलत बात हो गई। ल्यूब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, बिल्कुल सही, यानी कि स्नेह घर्षण को कम करते हैं, सत्य है, ये असत्य है। घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। घर्षण गति का विरोध करता है, ये बात भी सही है। तो यानी कि सी जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, है ना। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 84। Why are camels able to walk easily on sand? आपने देखा है ना कि ऊंट होते हैं, है ना, रेगिस्तान में, या फिर कहते हैं आप लोग राजस्थान के एरिया में गए होंगे तो आपने ऊंट वगैरह देखे होंगे, है ना। सबने देखे हैं यार। ऊंट रेत पर आसानी से कैसे चल पाते हैं? अगर मान लो कि तुम लोग अगर रेत में जाते हो, चलते हो, तो तुम्हारा जो पैर है ना वो धंसता है मिट्टी के अंदर, जो रेत है हमारी उसके अंदर पैर धंस जाता है, यानी कि घुस जाते हो, है ना। तो कैमल्स का तो इतना वजन है यार, कैसे नहीं धंस रहे? कुछ तो होगा ना, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो बताओ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस वेट है उनका, कम वजन है, कम वजन नहीं होता है उनका, तो ये तो गलत हो गया, है ना। लार्जर एरिया रिड्यूसेस प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपने उनके पैर देखे होंगे, है ना, जो हमारे कैमल्स होते हैं बच्चों, उनके आपने कभी कभी लेग्स देखे हैं, तो लेग्स कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं, यानी कि चौड़े, है ना। ब्रॉड है यानी कि चौड़े हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सरफेस एरिया है ना उनके पैरों का, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो कैसा हो रहा है? वो इंक्रीज हो जा रहा है। और जैसे ही हमारा क्षेत्रफल इंक्रीज हुआ तो हमें याद आ जाता है प्रेशर का फॉर्मूला, भैया बड़ी जल्दी याद आ जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों उसमें? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया है। अब एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर तो कह देगा मैं तो कम हो जा रहा हूँ, मुझे उससे लड़ाई नहीं करनी, एरिया से मैं कम हो जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि लार्जर एरिया जो है वो क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है प्रेशर को, और जैसे ही प्रेशर कम हुआ मतलब वो आराम से चल पाएंगे। क्लियर? 85 विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। बताओ कौन सा युग्म जो है वो सही तरीके से मिलान किया गया है। आसान क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वायरस के थ्रू होता है, गलत है, क्योंकि ये किससे होता है? बैक्टीरिया से, जो कि है राइजोबियम। अल्कोहल प्रोडक्शन होता है ईस्ट से, ये भी गलत। कर्ड फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल सही। मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं होता, प्रोटोजोआ से होता है, सी हो जाएगा सही जवाब। दही निर्माण लैक्टोबैसिलस से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है बच्चों। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या आंसर हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 86। Which phenomena proves that light travels in a straight line? कौन सी घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश सीधी रेखा में ट्रैवल करता है? बताइए कौन सा ऐसा फिनोमिना यहाँ पर दिया हुआ है जो बताएगा कि हमारा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है? बताओ फटाफट से। आपने देखा है कभी कभी आप जाते हो 12 बजे के टाइम पे दोपहर में कहीं जा रहे हो तो आपके शैडोज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो धूप पीछे से पड़ रही है तो शैडो बनेगी, ऊपर पड़ रही है तो भी बनेगी, साइड में पड़ रही है तभी भी क्या बनता है? शैडो, यानी कि हमारी परछाई बनती है, एक ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हम रोड पे आसानी से देख पाते हैं। तो बच्चों इसी वजह से क्या प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि छाया का बनना जो है वो ये प्रूफ करता है कि हमारी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? ऐसा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक मैं बताती हूँ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप आपके घर में कोई भी कार्डबोर्ड का इस तरीके से जो है वो सिलेंड्रिकल पाइप ले लो, ठीक है, या फिर आपका चार्ट पेपर जो आता है ना, तो चार्ट पेपर को आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, मैं इस पेपर को इस तरीके से रोल कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे कोई सामने वाला व्यक्ति जो है वो आराम से दिखाई दे जाएगा अगर मैं सीधे देख रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इस पेपर को जरा सा बेंड करके फिर इस तरीके से देखूं तो क्या मुझे दिखाई देगी? मतलब अगर मैं इस पेपर को इस तरीके से बेंड कर देती हूँ तो क्या कोई मुझे चीज दिखाई देगी? बताओ फटाफट से। नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो लाइट है बच्चे वो क्या कैसी होती है? वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। 87 ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म व्हिच एक्शन इज अनसेफ। आंधी तूफान के समय कौन सी क्रिया जो है वो असुरक्षित होती है? बताइए फटाफट से क्या होना चाहिए 87 का आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है सबको। 87 का आंसर क्या होगा? ओके तो यहाँ पर क्या होगा? सिटिंग इनसाइड द हाउस, बिल्कुल सही है। क्राउचिंग लो इन द ओपन एरिया, बिल्कुल सही। स्टैंडिंग अंडर अ टॉल ट्री, हाँ ताकि तुम्हारे सर पे गिर जाए, है ना, तो गलत हो गया ये तो। और अनसेफ बताना है स्टेइंग अवे फ्रॉम मेटल, ट्रू। तो यानी कि सी जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा कि पेड़ के नीचे हमको नहीं खड़ा रहना, लल्ला हमें नहीं खड़े रहना, क्योंकि भैया जो हमारा पेड़ है ना वो गिर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े 88 की बात कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क इज करेक्ट। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कौन सा कथन
सही कथन कौन सा है? ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, ट्रीज कैन बी कट, फार्मिंग इज अलाउड, वाइल्ड लाइफ इज फुल्ली प्रोटेक्टेड। बताइए फटाफट से क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बच्चों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर? जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल पार्क है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान। आ जाओ, नेशनल पार्क में क्या क्या चीजें कंजर्व की जाती है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, जितने भी एनिमल्स वहां पर रह रहे हैं उनको कंजर्व किया जाता है, जितने भी माइक्रोब्स हैं वहां पर, ठीक है। साथ ही साथ में जितने भी ट्राइबल पीपल जो वहां पर रहते हैं उनको, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या करता है? नेशनल पार्क कंजर्व करता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज तो अलाउड ही नहीं हुई, ट्रीज कट नहीं कर सकते, फार्मिंग अलाउड नहीं है, यानी कि पूरा वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ, यानी कि पूरे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह सब जो है वो क्या है? प्रोटेक्टेड है फुली इन द नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे ही आप एक बार वाइल्ड लाइफ का भी देख सकते हो, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है बच्चों, ठीक है। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एनिमल्स होते हैं सिर्फ हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है? यही डिफरेंस है बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 की बात करते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नाइट्रिफिकेशन एंड कंबशन। बहुत आसान है, ध्यान से देखो और आंसर को मैच करो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करेगा? प्रोटेक्टिव कोटिंग करेगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक हो गया 1। नाइट्रिफिकेशन क्या करेगा? नाइट्रोजन साइकिल यानी कि 2। कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कंबशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या दे रखा है बच्चे? अगर मान लो कि यहाँ पर हमें दहन दे रखा है, तो दहन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ऑक्सीजन क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। 90, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, विद्युत लेपन का सही प्रक्रिया क्या है? फटाफट से बताइए कि विद्युत लेपन की सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। 90 का आंसर क्या होगा? ओके सबसे पहले है कनेक्ट टू कैथोड, प्रिपेयर सॉल्यूशन, स्विच ऑन करंट। 90 का आंसर बताना है आप लोगों को। 90 का आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर मुझे करना है तो भैया मैं क्या करूंगी? एक सोल्यूशन बना लूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पानी का घोल में एक सोल्यूशन बना लेना है। तो सोल्यूशन के लिए पानी ले लिया और कोई भी सॉल्ट ले लिया, तो प्रिपेयर कर लिया सोल्यूशन को। उसके बाद क्या करूंगी? मैं इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दूंगी, यही तो होता है। यहाँ क्या कर दूंगी? इलेक्ट्रोड्स लगा दूंगी। इलेक्ट्रोड्स के बाद क्या करूंगी? सबसे पहले हम करंट को ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच को ऑन कर देंगे। तो अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है ये, प्रिपेयर सोल्यूशन कलेक्ट इलेक्ट्रोड स्विच ऑन करंट। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि विलायन तैयार करेंगे, इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे और धारा चालू कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? हो सकता है डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है कि आपका कलर यानी कि रंग बदलने लगे, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि गैस एक्सप्लोड हो, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए 91 की बात करते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट, कथनों पर विचार करो और कौन से सही है वो बताओ। पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, याद कर लो LA और PF, यानी कि लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और हमारी जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो पहला कथन जो है वो सही हो गया। लाउड ने डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, बिल्कुल सही। साउंड ट्रैवल फास्टर इन वैक्यूम, ये गलत हो गया, यानी कि 1 और 2 सही है। तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये क्वेश्चन टफ है करना? बस थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाइड है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लगेगा टाइम, लेकिन कर सकते हो, है ना। कर सकते हो ना। तो फटाफट से मॉडल पेपर परचेज कर लो और खूब सारे क्वेश्चन करो, है ना। तो बच्चों अब आप मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो कहां से? आप सब जानते हो, वेदा एकेडमी एप्लीकेशन से भी और फ्लिपकार्ट से भी। तो फटाफट से उनको परचेज करो, खूब सारी OMR शीट भर डालो और खूब प्रैक्टिस करो, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एग्जाम में डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गेस्ट पेपर को लाइव सॉल्व कर सकते हो, यार ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काश मैं जब एग्जाम दे रही होती तब मेरे संग ऐसा हुआ होता, है ना। तो बच्चों क्या करना है आप लोगों को? गेस्ट पेपर यहाँ नहीं सॉल्व कर पाए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए, अरे तो क्या दिक्कत है यार। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डेली गेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। मतलब कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे क्वेश्चंस, है ना। चलिए तो बच्चों डेली AIMT पर मॉक टेस्ट क्यों होते हैं?
डर लगता है ना एग्जाम में कि भाई मेरा मतलब मुझे आता सब कुछ है, लेकिन क्या मैं 2.5 घंटे में अपना पेपर कर पाऊंगा, या फिर जो भी तुम्हारा टाइमिंग है मैं क्या उसमें पेपर कर पाऊंगा, क्या मुझे आएगा वो चीज करना। तो बच्चों मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग देता है, वो आपको बताता है कि आपको गिवन टाइम है, यहाँ पर तुम्हें प्रेशर है क्योंकि और सारे बच्चे भी दे रहे हैं AIMT, है ना, तो तुम्हारा उनमें रैंक क्या होगा। मतलब तुम्हें एक रियल चेक मुंह पे पड़ता है कि अच्छा तुम्हारी 10वीं रैंक है, ओ तुम्हारी 30 है, तुम 80 पे हो। तो ये चीजें जो है वो तुम्हें क्या बताती हैं, तुम्हें बताती हैं तुम कितने पानी में हो। तो अब ये तुम्हें डेली बताया जाएगा, इसलिए फटाफट से डेली होता है 3 बजे, इस मार्क कर लो, इसको नोट कर लो और अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। मैं फिर बता रही हूँ बच्चों कि अपने वीक पार्ट को एनालिसिस करिए कि क्या चीज आपको नहीं आती है और सिर्फ उसी पर फोकस करो। जो आता है उसे बेटर करो, जो नहीं आता उसे पढ़ो, ठीक है। चलो ओके, आगे बात करते हैं 92 की। इससे पहले तो कुछ नहीं था ना। Which statement are true about lightning? बिजली आकाशीय के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर, जल्दी। ओके, इट अकर्स ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इन क्लाउड्स, बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो नहीं है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता, इट इज हार्मलेस टू ह्यूमंस, गलत है ना। तो ट्रू पूछा गया है, ट्रू कौन कौन से हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, बिल्कुल सही बात है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो यानी कि हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लाइटनिंग, 92 का क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 जो है वो सही है। ये विद्युत निर्वाहन है और मनुष्य के लिए हानिकारक तो है, हार्मलेस तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 92 का क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट से बताइए। 92 का हो जाएगा बी, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउंड, ध्वनि के बारे में आप लोगों को क्या करना है, गलत कथन को चुनना है कि क्या गलत कथन होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड ट्रैवल्स इन वैक्यूम, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है। नीड्स अ मीडियम, बिल्कुल सही बात है। वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ये गलत हो गया, यानी कि सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 94, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्लेक्शन, बताओ फटाफट से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ट्रू। रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स इमेज, ट्रू। डिफ्यूज फ्रॉम क्लियर इमेज, गलत, क्योंकि ये कैसी इमेजेस बनाती हैं, ये ब्लर इमेजेस बनाती हैं, यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इनकरेक्ट पूछा गया है ना कि गलत कौन सा है। आगे बात करते हैं 95, ईयर डायग्राम दे रखा है, विच पार्ट एम्पलीफाइज साउंड। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझा ही देती हूँ कि बच्चों ये क्या है, ये है हमारा आउटर यानी कि पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में एक ही पार्ट है पिन्ना जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है बच्चों ईयर कैनल, ठीक है। ईयर कैनल के बाद आ जाता है हमारा ईयर ड्रम, फिर आ जाता है हमारा कॉक्लिया जो कि इनर ईयर का पार्ट है। ये क्या है, ये है हमारा इनर ईयर, ठीक है। और ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे मिडल ईयर में। तो बताओ फटाफट से कि कौन सा भाग जो है वो ध्वनि को बढ़ाता है, एम्पलीफाई कौन करता है, ईयर कैनल में होती है ना, तभी जाके कहां पे स्ट्रक होती है, ईयर ड्रम पे। तो सिंपल आंसर हो जाएगा मिडल ईयर, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन आपको दे रखा है, ये जो है वो क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है साउंड को, ठीक है। एम्पलीफाई मतलब साउंड को बढ़ाना। सुना है हनी सिंह का गाना एम्पलीफायर, सुना होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 96, व्हाई सीएनजी कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल, सीएनजी को स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो सबसे ज्यादा कैसी है, लेस पोल्यूटिंग है, बिल्कुल सही बात है कि वो लेस पोल्यूशन को कॉज करती है, यानी कि कम प्रदूषण कॉज करती है, इसलिए वो क्लीनर फ्यूल है। 97, which situation shows diffuse reflection, कौन सी स्थिति में विसरित परावर्तन दर्शाती है। देखो रेगुलर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कोई भी क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस हम ले लेंगे, यानी कि स्मूथ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्मूथ सरफेस हमको ले लेना है। स्मूथ सरफेस पे हमने रेज गिराई, ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गया, उनका रिफ्लेक्शन हो गया। ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लियर इमेजेस बनाती है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, जो हमारा डिफ्यूज होता है उसमें खुरदुरा होता है कोई भी पोर्शन जो हम नीचे लेते हैं, यानी कि ये कैसा सरफेस है, ये है हमारा रफ सरफेस,
अब रफ सरफेस से तो ठीक तरीके से होगा नहीं, क्या रिफ्लेक्शन, तो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, तो ये जो है वो क्या करती है, ब्लर इमेजेस फॉर्म करती है। आसान था। दीवार की सतह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। काम वाटर बिल्कुल प्लेन है, प्लेन मिरर और पॉलिश मेटल तो स्मूथ हो गया। क्लियर। चलिए 98, व्हाई डज अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क गेट अ पॉजिटिव चार्ज। आओ इसको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या ले ली है, हमने एक ले लिया है बच्चे ग्लास रॉड, ठीक है, यानी कि कांच की रॉड ले ली हमने। फिर ये है हमारा रेशम का कपड़ा, है ना, यानी कि सिल्क क्लॉथ है ये हमारा। क्या कर रहे हैं, इन लोग आपस में रगड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास क्या जा रहा है, इसके पास पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव हो जा रही है। क्यों भैया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या काम कर दिया ग्लास रॉड ने कि उसको पॉजिटिव का नाम दे दिया, क्या हो रहा है। सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज करने का, ठीक है। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो कौन होता है, फटाफट से बता दीजिए, जो गेन करेगा वो कौन सा हो जाएगा। 98 का आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, व्हाई डज अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों, जो हमारा गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं यानी कि कोई हमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चे, ठीक है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो देगा यानी कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उस पे क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया कि यहाँ पर गेन इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म करता है इमेज को, तो इमेज हो गया रेटिना। क्लियर है। लास्ट की बात कर लेते हैं, प्लास्टिक जो है हमारा वो कंडक्टर नहीं होगा, यानी कि वो होगा कुचालक। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपके खत्म हो चुके हैं, क्या खत्म हो चुके हैं टॉप 35 क्वेश्चन जो हमने साइंस के कर लिए हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट लगता है तो आप डाउट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड। चिल करिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हाय स्टूडेंट्स, भाई आपने देखिए साइंस और मैथ तो बड़े अच्छे से और बहुत ज्यादा इंगेजिंग वे से सॉल्व कर लिया है। सो अब बारी आती है लैंग्वेज की, यानी भाषा की। सो हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी भाषा और अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा को, ठीक है। सो ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं से बच्चों आपके बनते हैं पूरे 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 नंबर। अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छा करना है, मार्क्स अच्छे करने हैं, फुल मार्क्स चाहिए, तो भाषा का जो पोर्शन है ना, ये जो लैंग्वेज है, एग्जाम में आसानी से आप यहाँ से मार्क्स अपने बढ़वा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर फटाक से देखते हैं। 15 आपके क्वेश्चन रहते हैं हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी में आपका एक पैसेज रहेगा जिसमें से 5 प्रश्न रहेंगे और बाकी के जो 10 प्रश्न हैं वो आपके आएंगे व्याकरण से, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार पैसेज क्या दिया हुआ है। वर्तमान विश्व में शांति और सुरक्षा एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे सैन्य टकरावों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इन संघर्षों के कारण जान माल की भारी क्षति हुई है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर हुए। इसके अतिरिक्त आतंकवाद ने विश्व के अनेक देशों में भय और अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न किया है। आतंकवादी गतिविधियां न केवल निर्दोष लोगों की जान लेती है बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भी कमजोर करती है। मानव अधिकारों का उल्लंघन भी एक गंभीर समस्या है, ठीक है, गंभीर समस्या, ये याद रखिएगा। युद्ध और हिंसा के समय बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। शरणार्थी संकट इसका स्पष्ट उदाहरण है। विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद, कूटनीति और मानव अधिकारों के सम्मान की अत्यंत आवश्यकता है। बिना शांति के वैश्विक विकास संभव नहीं है। सो बेसिकली विश्व का विकास कैसे हो सकता है, शांति कैसे बनी रह सकती है और कहाँ कहाँ अशांति है, वो सब कुछ यहाँ पर बेहतर तरीके से लिख के बताया गया है। आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वर्तमान समय में शांति और सुरक्षा क्यों चिंता का विषय है। तकनीकी विकास के कारण, वैश्विक संघर्षों और आतंकवाद के कारण, शिक्षा के कारण या व्यापार के कारण। अब देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से ये पूरा पैसेज पढ़ा है तो आप बिना किसी डाउट के तुरंत टिक लगा सकते हैं कि भैया ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरे उसमें इसी के बारे में बात हो रही है कि विश्व कैसे संघर्ष कर रहा है और आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में किन सैन्य संघर्षों का उल्लेख है।
भारत पाकिस्तान, रूस चीन यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष, या अमेरिका और ईरान की बात, किस युद्ध के बारे में है यहाँ पर? यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? युद्धों के कारण लोगों को क्या झेलना पड़ता है? रोजगार के अवसर झेलने पड़ते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, है ना। विस्थापन और कष्ट, तकनीकी लाभ मिलते हैं, मनोरंजन मिलता है। भाई देखो, युद्ध में मनोरंजन तो किसी का भी नहीं होता है, तो यहीं पे इसको काट दिया जाए। विस्थापन यानी एक जगह से जहां वो रहते हैं वहां से उजड़ के उन्हें कहीं और बसना पड़ता है। ठीक है, यानी अपना घर बार, कारोबार, परिवार सबका उनको त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और कष्टों को झेलना पड़ता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे गाइस, आतंकवाद का क्या प्रभाव बताया गया है गद्यांश के अंदर कि क्या प्रभाव है आतंकवाद का? स्थिरता बढ़ाती है, भय और अस्थिरता फैलता है, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, या फिर विकास को तेज करते हैं, या फिर इससे हमें विकास की ओर हम अग्रसर होते हैं, विकास की ओर बढ़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो इससे हमें स्थिरता मिलती है, ना ये शिक्षा को बढ़ावा देता है, ना विकास को तेज करता है। भय और अस्थिरता फैलाई जाती है। आतंकवाद का दूसरा नाम भय ही है कि नहीं? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसेज का। स्थायी शांति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? हथियारों की वृद्धि, केवल सैन्य शक्ति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संवाद, या व्यापार विस्तार? हथियारों की वृद्धि से कोई शांति नहीं होगी। ठीक है, ये कोई शांति का रास्ता है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। केवल सैन्य शक्ति नहीं भैया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संवाद, बातचीत से, एक दूसरे के सहयोग से हम आतंकवाद जैसी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चलो तो यहाँ पर हमारे 1 से 5 गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो कि पूछ रहा है उद्यम शब्द का विलोम क्या है? सहयोग, युद्ध, आलस्य, या फिर समझौता? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। ये एक संस्कृत का श्लोक है कि उद्यम करने वालों को ही जो है वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उद्यम यहाँ पर हो गया मेहनत, उद्यम का मतलब हो गया मेहनत करना। सहयोग, युद्ध, आलस्य, समझौता, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आलस्य। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है तालाब, पुष्प, भय, या फिर नुकसान? पुष्कर एक, ये ब जैसा लग रहा है ना, श मेरा है ना। रुको दोबारा से लिखेंगे भाई, गलत हिंदी नहीं चलेगी, दोबारा लिखूंगी, दोबारा लिख देते हैं। दूसरा कलर ले लूं क्या? चलो नीला रंग लेते हैं। फिर से पुष्कर जी, तालाब होगा, पुष्प होगा, भय और नुकसान, क्या होना चाहिए पुष्कर का मतलब? जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए मुझे। हाँ भाई, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसमें पुष्प आ रहा है और पुष्प यहाँ पे भी है तो ये पुष्प हो जाएगा। जी नहीं, भय नुकसान भी नहीं है, इसका सही अर्थ है तालाब कह लीजिए, पोखर कह लीजिए। ठीक है, चलो ऋषि मुनि शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल आसान भाई, इतना सरल प्रश्न है ये। ठीक है, पलक झपकते बता दिया जाएगा, द्वंद्व समास है। क्यों है द्वंद्व समास? ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई, ये चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब इधर और का लोप है बच्चों। ठीक है, और जहां और का लोप हो तो वहां कौन सा समास होता है? जी बिल्कुल, वहां पर द्वंद्व समास होता है। मुझे लग रहा है लाल रंग ही ठीक था। चलो, लोग विस्थापित हो रहे हैं, वाक्य का काल क्या है? एक तो 3 टाइप्स के काल है हमारे पास। ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। ठीक है, अब ये मत पूछना मैम ये क्या है, खुद पता करो। लोग विस्थापित हो रहे हैं, हो रहे ना तो थे बोला गया है, ना होंगे या हो रहे होंगे बोला गया, बोला क्या गया है। और जहां पर ये है का भाव आ जाए वहां पर कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। असुरक्षा शब्द में
असुरक्षा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द, है ना, मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द। ये लो, ठीक है, तो कौन सा होगा? नी, आ, पर, सु। मूल शब्द पकड़ लो। अगर आपने मूल शब्द अलग कर लिया तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कभी दिक्कत नहीं होगी। वर्ड क्या दिया हुआ है? असुरक्षा। मूल शब्द इसमें क्या होगा? सुरक्षा। बचा क्या आपके पास? अ, तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा भैया। चलो 11वां प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वर्तनी शब्द की पहचान कीजिए। शांति, 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 ए शांति। अब देखिए, ना तो ये शांति है ना ये शांति है। शांति या शांति, बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा, बस यहीं पर आप लोग फंसते हो कि बड़ी ई की मात्रा ओम शांति या ओम शांति, कौन सा वाला शांति ज्यादा ठीक रहेगा? छोटी ई की मात्रा वाला या बड़ी ई की मात्रा वाला? बताओ भैया, बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ। ओम शांत, कौन सी लगाऊं? टी, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे। विस्थापन शब्द का विलोम है पलायन, स्थानांतरण, बसाव या फिर भ्रमण। ठीक है, क्या होगा इसका विलोम? विलोम यानी उल्टा, यानी विपरीत। लिख देते हैं भैया, विपरीत या फिर उल्टा। अब देखो, चूंकि यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन का मतलब होता है पलायन कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उजड़ जाना। ठीक है, वही इसका उल्टा क्या होना चाहिए? पलायन, तो सेम मतलब हो गया। स्थानांतरण भी, बसाव, एक ही जगह पर रहना, बसाव करना, ये इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। चलो 13 क्वेश्चन। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम, तत् और सम मतलब के जैसा, उसी के जैसा, यानी सेम। जो संस्कृत के वर्ड्स हैं उन्हीं का सेम टू सेम, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जाने लगा। माता, अक्षर, चरण या गयंत, कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? यानी वो तद्भव भी हो सकता है, देशज भी हो सकता है, विदेशज भी हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है, बट वो तत्सम नहीं होगा। ठीक है, माता, अक्षर, चरण और गयंत, आपको 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं। हाँ भैया, देखो, माता, अक्षर, चरण, गयंत। माता ठीक है, अक्षर भी ठीक है, चरण भी ठीक है। जो शब्द नहीं है वो है गयंत। कहा जाता है किसी हाथी का, बड़े विशाल हाथी का नाम था। ठीक है, संस्कृत का वैसा शब्द नहीं है, नाम में क्या रखा है। चलो आगे देखो। निर्दोष लोग में विशेषण पद है, 2 ही तो यहाँ पर पद दिए गए हैं, निर्दोष और वो भी लोग। ठीक है, निर्दोष लोग। अब लोग क्या है यहाँ पर? लोग भैया संज्ञा है। ठीक है, अब इस संज्ञा की विशेषता एक ही शब्द यहाँ पर बता रहा है, जो कि है विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्दोष। क्यों? क्योंकि ये है विशेषण शब्द, और पूछा क्या गया है? विशेषण शब्द। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है। ल, बोल के देखिए। क, कंठे त, तालु म, मूर्धन्य द, दंत्य ल। एल, जहां से मेरा नाम शुरू होता है, लक्षिता, है ना, यही नाम है मेरा, यही नाम है ना। हाँ, चलो ल वर्ण बताओ। अब जब आप बार बार ल वर्ण को बोलेंगे तो इससे क्या होगा? आपकी जो जीभ है थोड़ा रोल होगी। ल, 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 ठीक है, ल, 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 और आपके मुंह का जो ऊपरी भाग है उसको टच होगी। ठीक है, तो इसको तालु कहेंगे कि मूर्धन्य कहेंगे? देखिए, कंठे और दंत्य तो नहीं है, तालु और मूर्धन्य में से एक है। तो ल में जीभ कहाँ टच हो रही है वो बताए जल्दी से। चलो भाई बताओ, जल्दी बताओ। कंठे, तालु, मूर्धन्य, दंत। अभी अभी मुझे एक बात याद आई कि जब मैं ल बोल रही हूँ, बोल के देखो। ल, ला, 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 ला पे आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच हो रही है। सॉरी गाइस, वो दांतों से।
ला, ऐसे तो फिर बहुत मेरे को वैसे बोलना पड़ रहा है, ला नहीं, ला सिंपल बोलोगे, लक्ष्य। तो जो जीभ दांत पे टच हो रही है तो ये दंत्य होगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर आपके ये जो 15 प्रश्न है हिंदी के वो समाप्त होते हैं, परंतु अभी अंग्रेजी वाले यानी इंग्लिश के प्रश्न बचे हुए। उससे पहले मॉडल पेपर भाई क्लास 9th के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इसी से होगी, और बिना प्रैक्टिस के पेपर में बैठना बिल्कुल ऐसा है कि बिना हथियारों के युद्ध लड़ना, ठीक है। आपने तैयारी की नहीं और आप बस चले गए युद्ध लड़ने, तो वहां पर हार निश्चित है। इसीलिए अगर आपको हारना नहीं है तो भाई क्या करना है, मॉडल पेपर ले लो, अभी भी समय है, और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। जिस दिन मॉडल पेपर मिल जाए उस दिन से ही लगातार इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, तभी आपका जो जेएनवी में सिलेक्शन है मुमकिन हो पाएगा। 3 बजे AIMTA डेली होता है, 1 से 31 जनवरी तक रोज रहेंगे। ये भी आपके लिए एक हथियार ही है, तो इस हथियार का रोज इस्तेमाल कीजिए और जेएनवी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलो भाई, अब आते हैं अंग्रेजी की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। The discovery of antibiotics revolutionized modern medicine and saved countless lives throughout the 20th century. Alexander Fleming's accidental discovery of penicillin in 1928 marked the beginning of the antibiotic era. Antibiotic जो कि हम अपने बुखार जुखाम में खाते हैं, उसकी बात हो रही है। However, the overuse and misuse of antibiotics in both human medicine and animal agriculture have led to the growing crisis of antibiotic resistance. लेकिन उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। Bacteria are evolving organisms to survive antibiotic treatment, rendering many once effective drugs useless. The World Health Organization has declared antibiotic resistance one of the greatest threats to the global health. Oh my God. Food security and development. Scientists warn that without urgent action, common infection and minor injuries could not once again become deadly, turning humanity to a pre-antibiotic era. मतलब एंटीबायोटिक हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं कि भैया थोड़ी सी सर्दी हुई लाओ दे दो एंटीबायोटिक, खा लिया उसको, ठीक है, ओके फाइन। बट ऐसा नहीं है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO क्या बोल रहा है कि भैया अब ऐसे ही नहीं खानी है, जब तक कोई तकलीफ ना हो, बड़ी बात ना हो, डॉक्टर ना सलाह दे दे, ठीक है। एंटीबायोटिक मुक्त बनाना है खुद को, तो ये कहीं ना कहीं सार बता दिया मैंने आपको एक पैसेज का। क्वेश्चन देखते हैं। Who discovered penicillin and in which year? Louis Pasteur in 1885, Alexander Fleming in 1928, Robert Koch in 1910, Joseph Lister in 1920. कौन कौन भाई? Alexander Fleming accidentally discovered penicillin in 1928. क्या होगा राइट आंसर? ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है भाई, क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं। According to passage, what factor have contributed to antibiotics resistance? क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इसको रेजिस्ट किया गया कि बंद किया जाए, इसको खत्म किया जाए, है ना, एक तरीके से कम इस्तेमाल हो। Natural evolution of bacteria without human intervention, lack of medicine facilities in developing countries, overuse and misuse of antibiotic in human medicine, animal agriculture, inadequate research funding that pharmaceutical companies. बताओ क्या होगा, कमेंट में आंसर जरूर लिखना है भाई। ऐसा नहीं है कि मैडम आंसर बताएंगी, सॉल्व करवाएंगी तो हम काहे करें, थोड़ा सा मेहनत कर लो। आप लोगों का पेपर है 7 फरवरी को, मेरा पेपर नहीं है, मेरे एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से ही आपको एक एक क्वेश्चन को देख के चलना है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है, ठीक है। टिक 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 टिक, सर्वाइव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स, ओके। हाउएवर द overuse and misuse antibiotic in both human and agriculture have to lead antibiotic resistance, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़े क्या, 18वां क्वेश्चन जी। चलो 18वां क्वेश्चन देखेंगे। What does the World Health Organization consider antibiotic resistance to be a minor concern that will resolve naturally one of the greatest threat of global health, food security and development, an issue affecting only developing nations, a problem that can be easily solved with existing
टेक्नोलॉजी। भाई देखो लास्ट लाइन में हमने कहीं पढ़ा था कि क्यों डिक्लेयर कर रही है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है ग्लोबल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए। और ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन है ऑप्शन नंबर बी में। सो राइट क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा बहुत अंग्रेजी हमें भी आता है। चलो अगला देखते हैं। Following passage and answer the question that follow by choosing the most appropriate option. The coach instructed the team, you will have to maintain strict discipline during the training camp and you should focus on building your stamina because the championship match will be extremely challenging this year. ठीक है भाई, अब इसको हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका चूज करना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये ऑप्शन ना पढ़ू, आप लोग आंसर ऐसे ही कर दोगे क्योंकि आप बहुत चतुर बालक हो। ठीक है, देख लेंगे भाई क्या जा रहे हैं। The coach instructed the team that they will have to maintain strict discipline during the training camp and they should focus on building their stamina because the championship match will be extremely challenging. That the team that would have the maintain discipline during the training camp and they should focus on building their stamina because the championship matches would be extremely challenging that year. The coach told the team, they go instructed the team that they will have to maintain, would have to maintain, told the team, you will have to maintain। ठीक है, इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। The coach said to the team that they have to maintain strict discipline during the training camp and they should be focusing on building their stamina because the championship matches were extremely challenging that year। क्या ठीक होगा? The coach instructed the team that they would have to maintain strict discipline da यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, अच्छा पहले ये तो पढ़ ले कि ये पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट विल इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज आफ्टर वन एकेडमिक ईयर। भैया बहुत लंबे लंबे अंग्रेजी के ये जो वाक्य हैं कठिन है उस तरीके से बोल पाना। कैसे लोग इतनी अंग्रेजी बोल लेते हैं। खैर देखते हैं एक बार। Comprehensive reforms in the education sector are being implemented by the government officials and the effectiveness of these new policies will be evaluated independent expert after one academic year. Evaluated by comprehensive, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, ये बहुत ज्यादा है। आप पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर यहाँ पर ए वाला ठीक है, हर तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और वर्ब बतानी और कंप्लीट करना। अमंग ऑल द डेजर्ट ऑफ द प्लैनेट द सहारा डेजर्ट इज डैश हॉट डेजर्ट कवरिंग मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लार्ज, द लार्जेस्ट, लार्जर या लार्जेस्ट देन। ठीक है, क्या होगा? ये देखो आंख बंद करके भी मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, इज द लार्जेस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी अंग्रेजी आती है भाई, देखो इतना तो मैं बता सकती हूँ। टुडेज एग्जामिनेशन वाज डैश then yesterday's test but tomorrow's final exam will be the most difficult of all of three। difficult, more difficult, most difficult या इनमें से कोई भी नहीं। examination was more difficult, मतलब कल से कहीं ज्यादा अधिक वो जो है टेस्ट से डिफिकल्ट था, तो मोर डिफिकल्ट बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो 23वां प्रश्न देखेंगे। द आर्कियोलॉजिस्ट डैश डिस्कवर्ड several ancient manuscripts before the excavation site was closed due to heavy rainfall। will have, must have, should या might? must have, should, must have या should, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? must have या should? मेरे ख्याल से should नहीं होना चाहिए, must have। The archaeological site archaeologist must have discovered several ancient manuscripts। चलो आगे बढ़ते हैं। Read the passage below and choose the most appropriate word for each blank from the given options। Financial literacy is an dash skill, unimportant, trivial, essential या फिर ये ऑप्शनल में भी है तो काम चल ही जाएगा। क्या होना चाहिए भाई? है फाइनेंशियल लिटरेसी इज एन एसेंशियल, यानी बहुत ज्यादा जरूरी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसी होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं।
Modern economic and social understanding basic concepts such as budgeting, saving, investing, and debt management can significantly harm, improve, damage or worsen. फाइनेंशियल भाई इंप्रूव आएगा यहाँ पे तो साफ साफ फाइनेंशियली वेलबींग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी को इम्प्रूव ही करेगा, वो घटाएगा नहीं, बर्बाद नहीं करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा, खराब नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। Unfortunately, many educational systems fail to provide adequate financial education, leaving young adults prepared, occupied, unprepared, or ready to make important monetary decisions without proper knowledge. क्या होगा? Educated, leaving young adult unprepared to make important monetary decisions, क्योंकि वो prepared नहीं है, अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है, उन्हें ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो अनप्रिपेयर्ड इज द सुटेबल वर्ड। चलो भाई 27वां देखते हैं। एक्सपर्ट रिकमेंडेड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, इंटीग्रेटेड या एक्सक्लूडेड इनटू स्कूल करिकुलम फ्रॉम एन अर्ली एज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक चैलेंज। रिमूव तो यहाँ पे नहीं होगा, रिमूव की बात नहीं कर रहे, एलिमिनेट की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। एक्सक्लूडेड भी नहीं, इंटीग्रेटेड, सम्मिलित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि हम बचपन से ही सीख पाए किस तरीके से पैसे को मोनेटाइज कर, कैसे उसको संभालना है। चलो 28वें क्वेश्चन पे आगे बहुत जल्दी। अपोजिट वर्ड बताना है। द विटनेस गेव अ coherent account to the incident that help investigators understand the sequence of event, clear, logical, confused या फिर organized। 28वें का आंसर क्या होगा? उल्टा बताना है, उल्टा, विपरीत। भाई हिंदी में तो लिखना बनता है अपोजिट वर्ड, तो क्या होगा? क्लियर, क्लियर की तो मुझे कोई बात ही नहीं लग रही है यहाँ पे। लॉजिकल, कंफ्यूज या ऑर्गेनाइज? लॉजिकल भैया, बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, उल्टा यही होगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजेस्ट मीनिंग यानी पर्यायवाची। द CEO's pragmatic approach to business challenge help the company navigate the economic downturn successfully. pragmatic, ये आपका शब्द है। इसका क्लोजेस्ट, सबसे करीबी शब्द आपको ढूंढ के बताना है। क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल, आइडियलिस्टिक, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल। देखो जब आपको इसे कंफ्यूजन भी हो, जैसे मुझे भी कई बार हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस में वर्ड्स को फिट करके देख लो। अगर सही बैठ रहा है, आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, अगर सही बैठ रहे हैं तो ठीक है, नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आपको और पढ़ने की जरूरत है। राइट आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकल। चलो, अ पर्सन हु स्टडी एशियंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। A person who studied ancient civilization through exhibition of site analysis of artifacts, किसे क्या बोलेंगे उसे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या पैलेंटियोलॉजिस्ट? पैलेंटियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, यही है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। क्या होगा भैया? बहुत आसान है। आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई जो कर रहा है, पुरानी चीजों को निकाल रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट अंग्रेजी में। सो यस बच्चों, यहाँ पर आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा के जो प्रश्न हैं, जो गेस्ट पेपर है, सॉल्व होता है। आई होप आपने बढ़िया से सॉल्व किया होगा। कमेंट में जरूर आपको अपने मार्क्स बता के जाने, आंसर बता के जाने, और हम मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा, अलविदा, अलविदा। चलते हैं, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।